अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है एक नई मुकम्मल कहानी, खूनी रुमाल। आधी रात का वक्त था कि दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। जंगल की पुरसुकून जिंदगी में एक हलचल सी मच गई। अभी अभी अमरावती नदी की जानिब से बंदूक के फायर की आवाज़ गूंजी थी। आधी रात को पानी की तलाश में निकले हुए हिरन चौकड़ियां भरकर भाग गए। शेर अपनी किच्छार में एक बार झुंझला कर गुर्राया और फिर जमीन पर सर रखकर सो गया। बंदरों ने टहनियों में खू खू करके शोर मचाना शुरू कर दिया। आमतौर पर आधी रात को जंगल में बंदूक के चलने की आवाज़ शिकारियों की हुआ करती है, लेकिन यह आवाज़ किसी शिकारी की बंदूक की नहीं थी, बल्कि सुल्ताना ठग के गिरोह के एक डाकू की थी, जिसने एक बंदर को मारने के लिए दरख्त पर फायर कर दिया था। बंदर तो भाग गया, लेकिन सारे जंगल में थोड़ी देर के लिए एक हलचल मच गई। सुल्ताना डाकू ने, जो अभी अभी घोड़े से उतरा था, पूछा, ये बंदूक किसने चलाई है? जब उसे बताया गया कि एक साथी डाकू ने बंदर पर फायर किया है, तो वो गुस्से से बोला, उसे कहो अगर दोबारा किसी बंदर पर बंदूक चलाई तो मैं खुद आकर उसका सर तोड़ दूंगा। सुल्ताना ठग अगरचे एक संगदिल डाकू था, मगर वो बच्चों, बूढ़ों, औरतों और परिंदों के साथ बड़ी रहमदिली का सलूक करता था। उसने आज तक किसी औरत, बच्चे, बूढ़े पर हाथ ना उठाया था और अपने गिरोह में उसने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी ने किसी औरत या बूढ़े पर बंदूक चलाई तो उसे उसी वक्त दरख्त के साथ लटकाकर फांसी दे दी जाएगी। सुल्ताना ठग के सारे गिरोह ने जंगल पर डेरा जमा लिया। जगह जगह डाकू ने आग रोशन कर ली और चाय वगैरह बनाकर पीने लगे। प्यारे दोस्तों, जंग आज़ादी सन 1857 से पहले, जबकि अंग्रेज़ों ने पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद में अपने कदम नहीं जमाए थे, ठगों ने वस्ती हिंद में बंधील कंड, नजीबाबाद और हैदराबाद, दक्कन के इलाकों में बड़ी दहशत फैला रखी थी। ये ठग बिल्कुल डाकुओं की तरह होते थे, सिर्फ इनका लोगों को कत्ल करने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ था। वो तरीका ये था कि ठग एक रुमाल गले में डालकर एक झटका देते और अगला आदमी फौरन मर जाता। सुल्ताना ठग उस जमाने का सबसे ज़्यादा मशहूर ठग और डाकू था। सारी वस्ती हिंद में बच्चे बच्चे पर उसका खौफ और दहशत बैठी हुई थी। अगरचे वो सिर्फ अमीरों के यहाँ डाका डालता था और गरीबों को कुछ भी नहीं कहता था, फिर भी क्या गरीब और क्या अमीर, मुल्क का बच्चा बच्चा उसके नाम से कांपता था। अंग्रेज़ों ने सुल्ताना ठग के जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 रुपये के इनाम का ऐलान कर रखा था, मगर किसी माई के लाल में इतनी ज़रूरत न थी कि सुल्ताना की तरफ आंख उठाकर भी देखे। अमीर सेठ उसके नाम से लरसते थे और गरीब लोग उसकी पूजा करते थे, क्योंकि सुल्ताना ठग हमेशा गरीबों की मदद करता था। वो अपने डाकुओं के गिरोह के साथ जिस गांव से गुजर जाता, वहाँ के गरीबों में रुपया, पैसा और लूटा हुआ कपड़ा तकसीम करता जाता। लोगों ने उसके किस्से बना रखे थे, जिन्हें वो ब्याह शादियों में गाया करते। अंग्रेज़ पुलिस सुल्ताना ठग से आजिज़ आ चुकी थी, मगर उसे अभी तक गिरफ्तार न कर सकी थी। सुल्ताना ठग किसी जगह भी एक रात से ज़्यादा न ठहरता था, बल्कि कभी कभी तो वो अपने पूरे गिरोह के साथ रातों को भी अपना सफ़र जारी रखता। जिस गांव के किसी अमीर सेठ के घर उसने डाका डालना होता, वहां वो अपने गिरोह के साथ बड़ी खामोशी के साथ आधी रात के अंधेरे में दाखिल होता। वो कमंद डालकर सेठ के मकान की छत पर चढ़ जाता और सहन में उतरकर सेठ के मकान में दाखिल हो जाता और उससे तिजोरी की चाबियां तलब करके कहता, सेठ, गरीबों का बहुत खून पी चुके हो। सुल्ताना ठग तुमसे गरीबों के खून का हिसाब लेने आया है। लाओ खजाने की चाबियां लाओ। अगर तो सेठ चाबियां दे देता तो सुल्ताना डाकू के आदमी फौरन सारी दौलत समेटकर वहां से चुपके से चले जाते, लेकिन अगर वह इतराज़ करता तो उसे फौरन गोली मार दी जाती। इस बारे में सुल्ताना ठग कभी रहम से काम न लेता था। वो कहा करता था कि गरीबों का खून चूसने वालों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। उसे गांव के गरीबों की पूरी फहरिस्त दी जाती, जिनके घरों में चोरी छुपे लूट मार के पैसे पहुंचा दिए जाते थे। आज भी सुल्ताना ठग डाके की नीयत से जंगल में आकर रुका था। उस जंगल से निकलकर नदी पार झुलोनी नाम का एक गांव था, जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ के जुल्म सितम के किस्से इर्द गिर्द के इलाकों में बड़े मशहूर थे। ये सेठ किसानों से बेगार लेता, यानी उनसे सारा सारा दिन काम करवाता और एक पैसा भी उजरत अदा न करता। वो जिस घर में चाहे घुसकर वहां से जो चीज़ पसंद आती उठा कर ले जाता। उसके आदमी लोगों के घरों में घुसकर उनकी भेड़, बकरियां, गाय, भैंसें और लड़कियां तक उठा कर ले जाते और कोई उसे पूछने वाला ना था। रियासत की पुलिस उसके आगे बेबस थी, क्योंकि रियासत के राजा से उस सेठ की बड़ी दोस्ती थी और वो हर होली, दिवाली पर हिंदू राजों को बड़े कीमती तोहफे, तहाइफ भेजा करता था। गरीब लोग उसके जुल्म सितम के हाथों बड़े तंग आ गए थे, मगर वो अपना गांव छोड़कर कहीं और जा भी न सकते थे। मजबूर होकर उन्होंने अपने एक खास आदमी के हाथों सुल्ताना ठग को पैगाम भिजवाया कि उन्हें सेठ के जुल्म से निजात दिलाई जाए। चुनाचे आज सुल्ताना उस सेठ से गरीबों का इंतकाम लेने आया था और उसने जंगल में आकर पड़ाव डाला था। अभी रात का पहला पहर ही गुजरा था और वो आधी रात के बाद
गांव में सेठ के घर डाका डालना चाहता था। सुल्ताना ठग के छोटे से खेमे में लालटेन जल रही थी। वह जमीन पर एक कालीन बिछाए बैठा था, बंदूक उसके सामने पड़ी थी और वह अपने खास साथी रहमत ठग से बातें कर रहा था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या उसने सेठ के मकान का पूरा नक्शा बना लिया है। रहमत ठग 2 रोज पहले गांव में गया था और उसने सेठ के एक नौकर के साथ मिलकर सेठ की आलीशान हवेली का सारा जायजा ले लिया था। उसने ये भी मालूम कर लिया था कि सेठ ने दौलत कहाँ छुपा रखी है और वो रात को कौन से कमरे में सोता है। चुनाचे उसने सुल्ताना से कहा, मैंने आपको जो मकान का नक्शा पेश किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सेठ की हवेली के 12 बड़े कमरे हैं। 6 कमरों में अनाज घी वगैरह बंद है। 2 कमरों में रेशमी कपड़ों के संदूक हैं। एक कमरे में बहुत बड़ी लोहे की अलमारी है जिसमें सेठ ने गरीबों को लूटकर दौलत जमा कर रखी है। सुल्ताना ठग ने पूछा, वो सोता कौन से कमरे में है? वो जिस कमरे में सोता है उसका एक दरवाज़ा सहन की तरफ खुलता है, जहाँ हर वक्त एक आदमी बंदूक कंधे पर रखे पहरा देता है। हवेली के बड़े दरवाजे के बाहर सेठ के 2 बड़े कुत्ते हर वक्त चौकस बैठे रहते हैं और वो किसी गैर आदमी को अंदर नहीं घुसने देते। फिक्र ना करो, सेठ जमीन के अंदर भी चला जाए तो सुल्ताना के इंतकाम से नहीं बच सकता। उसने बेगुनाह गरीबों का खून पी पी कर दौलत जमा कर रखी है। ये दौलत गरीबों में ज़रूर तकसीम होकर रहेगी। अब तुम 1 घंटा आराम करो, इसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। जो हुक्म सरदार। रहमत ठग सुल्ताना से इजाज़त लेकर अपनी छोलदारी में आ गया और रीछ की खाल के बिस्तर पर लेटकर रात के डाके के बारे में गौर करने लगा। आज रात वो जिस सेठ के यहाँ डाका डालने जा रहे थे वो रियासत के राजा का खास दोस्त था और उसने अपनी हवेली में बंदूक वाले पहरेदार मुकर्रर कर रखे थे। रहमत ठग खौफज़दा नहीं था। सुल्ताना ठग के गिरोह का एक भी डाकू कभी खौफ नहीं खाता था। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि किस तरकीब से हवेली में दाखिल हुआ जाए कि पहरेदारों को कानो कान खबर ना हो। वो बिस्तर पर लेटे लेटे यही गौर कर रहा था। दूसरे खेमे में सुल्ताना ठग उस लड़की चंदा के बारे में गौर कर रहा था जो 1 हफ्ता पहले उसे छतारी गांव के पनघट यानी कुएं पर मिली थी और जिसको उसने अपनी पगड़ी फाड़कर उसके सर पर डाली थी और उसे अपनी बेटी बना लिया था। ये अजीब किस्म का वाकया सुल्ताना ठग की जिंदगी में पहला वाकया था। किस्सा यूं हुआ कि 1 हफ्ता पहले सुल्ताना ठग अकेला एक जंगल से गुजर रहा था। उसने मुंह सर छुपाकर अपना हुलिया बदल रखा था और एक गांव से गुजरकर दूसरे जंगल में अपने गिरोह के साथियों के पास जा रहा था। जंगल से निकलकर वो खेतों में आया तो उसे बड़ी सख्त प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नदी या कुआं नहीं था। जरा फासले पर दरख्तों के झुंडों में एक गांव के कच्चे मकान नजर आ रहे थे। सुल्ताना ने सोचा कि उस गांव में चलकर किसी घर से पानी पीना चाहिए। हुलिया तो उसने बदला ही हुआ है, उसे कौन पहचान सकेगा। वैसे भी गांव के गरीब लोग सुल्ताना ठग से बड़ा प्यार करते थे। ये सोचकर सुल्ताना ठग उस गांव की तरफ रवाना हो गया। बहुत जल्द वो गांव के बाहर पहुंच गया। उसने पहले ही घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, कोई अंदर हो तो बाहर आए। मकान का दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी ने जवाब ना दिया। सुल्ताना ठग ने घोड़े से उतरकर दरवाजे पर हाथ मारकर फिर कहा, कोई अंदर हो तो बाहर आए। इतने में अंदर से आवाज़ आई, बाहर कौन है? सुल्ताना ठग ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। अंदर एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सुल्ताना ठग ने देखा दरवाजे में एक 15-16 साल की सांवली सी लड़की हाथों में पानी से भरा हुआ मिट्टी का प्याला लिए खड़ी थी। ये लो भाई पानी। सुल्ताना ने लड़की से लेकर पानी पिया। पानी बड़ा ठंडा और मीठा था और उसके अंदर से कोरे घड़े की महक आ रही थी। सुल्ताना ठग की तबीयत बड़ी खुश हुई। जब तक वो पानी पीता रहा सांवली लड़की उसकी तरफ गौर से देखती रही। सुल्ताना ठग के बारे में मशहूर था कि उसकी लाल लाल आंखें इतनी खूंखार और डरावनी हैं कि कोई भी उसकी तरफ टिकटिकी लगाकर नहीं देख सकता। मगर वो हैरान हुआ कि जब तक वो पानी पीता रहा लड़की उसे देखती रही। पानी पीकर उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़की? चंदा। लड़की ने बड़े सुकून से कहा, अच्छा लड़की, भला ये तो बताओ कि तुमने कभी सुल्ताना डाकू का नाम सुना है? लड़की ने बेनियाजी से जवाब दिया, हाँ सुना है। क्या तुम सुल्ताना डाकू से डरती हो? मैं क्यों उससे डरूं, मैं तो सिर्फ खुदा से डरती हूँ। मगर सुल्ताना डाकू से तो सारा मुल्क डरता है। डरता है तो डरा करे, मैं तो उससे नहीं डरती। अच्छा, अगर सुल्ताना डाकू तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँगी, सामने आता है तो आता रहे, मैं कोई उसका दिया खाती हूँ। सुल्ताना ठग दलेर लड़की से बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पगड़ी उतारकर उसका दुपट्टा फाड़ा और चंदा के सर पर ओढ़कर बोला, चंदा आज से तुम मेरी बेटी हो। चंदा उस अजनबी की तरफ हैरानी से देखने लगी। सुल्ताना ठग ने प्याला लड़की को देकर सलाम किया और घोड़े पर सवार होकर जाने लगा तो चंदा ने पूछा, तुमने मुझे बेटी तो बना लिया है, मगर मुझे ये तो बताते जाओ कि तुम कौन हो। सुल्ताना ठग ने चेहरे पर से कपड़ा उतार कर कहा, सुल्ताना डाकू, और घोड़ा दौड़ाकर आगे निकल गया। चंदा उसे हैरानी से तकती ही रह गई।
इतने में उसका बाप चारे का गट्ठा सर पर उठाए वहां आया तो उसने पूछा, तुम किस अजनबी से बातें कर रही थी? चंदा ने कहा, अब्बा, सुल्ताना डाकू ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है, ये देखो। उसने अपनी पगड़ी फाड़कर मेरे सर पर दुपट्टा उड़ाया है। बाप हैरत ज़दा रह गया। उसने कहा, सुल्ताना ठग, नेक और गैरतमंद है। वह दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझता है। अगर उसने तुमको अपनी बेटी कहा है तो फिर तुम आज से उसकी भी बेटी ही हो। इस दुपट्टे को संभाल कर रखना मेरी बेटी। सुल्ताना डाकू दूसरे जंगल में जाकर अपने गिरोह के साथियों में आ गया। उसने इसका जिक्र अपने साथी रहमत से किया और कहा कि वह बहुत खुश है क्योंकि आज उसने एक दिलेर देहाती लड़की को अपनी बेटी बना लिया है। इस वक्त भी सुल्ताना डाकू अपने खेमे में बैठा अपनी मुंह बोली बेटी चंदा के बारे में ही सोच रहा था कि खेमे का पर्दा हटाकर उसका साथी रहमत अंदर दाखिल हुआ। सरदार, वक्त हो गया है। मेरा ख्याल है अब डाके के लिए चल पड़ना चाहिए। सब कुछ तैयार है? हर शय तैयार है सरदार। शाबाश। इतना कहकर सुल्ताना कालीन पर से उठा। उसने भरी हुई बंदूक कांधे पर रखी और खेमे से बाहर आ गया। बाहर 50-60 के करीब डाकू घोड़ों पर सवार बंदूकें लगाए उसका इंतजार कर रहे थे। सुल्ताना ठग भी घोड़े पर सवार हो गया। उसने हाथ से इशारा किया और डाकुओं के गिरोह का एक हिस्सा उसके साथ जंगल में खामोशी से चल पड़ा। बाकी सारे डाकू जंगल में ही पड़ाव डाले रहे। उनका प्रोग्राम सेठ के घर डाका डालने के बाद इसी जंगल में वापस आना था। जलौनी गांव रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी वक्त दूर कोई कुत्ता थोड़ी देर भौंककर खामोश हो जाता था। हर तरफ हू का आलम था। गांव के सभी कच्चे मकानों के दिए बुझे हुए थे। सिर्फ गांव के जालिम सेठ की ऊंची पक्की हवेली में एक जगह चौबारे में लालटेन की रोशनी हो रही थी। ये रोशनी इतनी मध्यम थी कि अंधेरे में टिमटिमाती मालूम हो रही थी। सुल्ताना के साथ 50-60 डाकुओं का गिरोह कदम कदम घोड़े चलाता बड़ी खामोशी और एहतियात के साथ गांव के मशरकी इलाके में दाखिल हो गया। इस तरफ सेठ की हवेली की पिछली दीवार थी जो 2 मंजिलों तक ऊपर चली गई थी। सुल्ताना ठग ने अपने साथियों को बड़ी एहतियात से हवेली के चारों तरफ फैला दिया। डाकुओं ने हवेली के गिर्द घेरा डाल लिया और घोड़ों से उतरकर जमीन पर बंदूकों से मोर्चा बनाकर लेट गए। अपने तरीके के मुताबिक एक डाकू झोला लेकर रेंगता हुआ हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि 2 बड़े बड़े कुत्ते दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने भी शायद किसी गैर आदमी की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। चुनाचे उन्होंने कान खड़े कर दिए और इससे पहले कि वो भौंकना शुरू करें, डाकू ने झोले में से 7-8 सींग निकालकर कुत्तों के आगे फेंक दिए। उन सींगों को ज्यादा खोखला करके उनके अंदर कूट कूट कर कीमा भरा हुआ था। मकसद इससे यह था कि कुत्ते कीमा खाने में लगे रहें और इतने में डाकू अपना काम कर लें। सींगों में भरकर कीमा इसलिए कुत्तों को डाला जाता था कि उसमें से कीमा इतनी आसानी से निकलता नहीं था और कुत्ते उन्हें छोड़ते भी नहीं थे। चुनाचे इस तरह कुत्ते एक काम में लगे रहते थे, वरना अगर उनके आगे 5 सेर गोश्त भी डाल दिया जाए तो वो 10 मिनट में खाकर फारिग हो जाएं और दोबारा भौंकना शुरू कर दें। कुत्तों के आगे सींग फेंके गए तो वो कीमे की बू पाकर उन पर झपट पड़े। वो सींग उठाकर एक तरफ ले गए और बड़े इत्मीनान और शौक से उनमें से थोड़ा थोड़ा कीमा निकालकर खाने की कोशिश करने लगे। इस काम से फारिग होकर डाकू दोबारा अपने मोर्चे में आ गए। दूसरी तरफ सुल्ताना ठग और रहमत अपने 2 साथियों के साथ हवेली की दीवार के नीचे पहुंच गए थे। उन्होंने दीवार का जायजा लिया। सुल्ताना ठग ने अंधेरे में रहमत के शाने पर हाथ रखा, ये इशारा था। रहमत ने घोड़े पर रखा हुआ रस्सा उठाकर आहिस्ता से घुमाया और उसे दीवार के ऊपर छत की मुंडेर पर उछाल दिया। रस्सा आंकड़े के साथ वापस आ गया। तीसरी बार कमंद उछालने से आंकड़ा छत की मुंडेर में फंस गया। अब सुल्ताना डाकू आगे बढ़ा और कमंद के रस्से को थामकर एक माहिर बाजीगर की तरह दीवार के साथ पांव लगाकर देखते देखते दीवार के ऊपर चढ़ गया। उसके पीछे उसका साथी रहमत और फिर दूसरे डाकू भी छत पर पहुंच गई। एक डाकू दरख्तों के नीचे घोड़ों की रखवाली करता रहा। उसे हुक्म दिया गया था कि अगर खतरा महसूस करे तो मुंह से उल्लू की आवाज़ निकाले, जिसे सुनकर डाकुओं को फौरन आ जाना था। छत पर जाकर सुल्ताना ठग और रहमत ने कोठे का जायजा लिया। ये कोठा काफ़ी खुला था। उन्होंने मुंडीर के साथ साथ लगकर नीचे सहन में झांका। सहन रात के अंधेरे में वीरान पड़ा था। सिर्फ एक कोठरी में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रहमत ने सुल्ताना डाकू के इशारे से बताया कि उन्हें मगरबी दीवार का सहारा लेकर नीचे सहन में उतरना होगा। एक डाकू बंदूक लिए छत पर खड़ा हो गया और सुल्ताना ठग दीवार के रोशनदान का सहारा लेकर नीचे उतर गया। उसके बाद रहमत और दूसरे डाकू भी नीचे आ गए। रहमत के बताए हुए रास्ते से वो सहन में से दबे पांव गुजरते एक दरवाजे की तरफ बढ़े, जहां से सीढ़ियां नीचे उतर जाती थीं। ये दरवाज़ा बंद था। सुल्ताना ने कंधे से ज़रा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। उसके खुलने की ज़रा आवाज़ पैदा हुई। तीनों डाकू वहीं खड़े के खड़े हो गए और देखने लगे कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर पहरेदार होशियार तो नहीं हो गया, मगर किसी के कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुंची थी।
हवेली में हर तरफ गहरी खामोशी तारी थी। रहमत, सुल्ताना और डाकू साथी अंधेरी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। ये एक बरामदा था। उन्होंने सीढ़ियों में खड़े होकर देखा कि एक कमरे के बाहर पहरेदार बंदूक को गोद में रखे स्टूल पर बैठा ऊँग रहा है। गोया यही कमरा सेठ का था। रहमत ने उस कमरे की तरफ इशारा करके सुल्ताना ठग के कान में आहिस्ता से सरगोशी करके बताया कि वो कमरा सेठ की ख्वाबगाह है। सुल्ताना ने रहमत को वहीं खड़े रहने को कहा और खुद अंधेरे में दीवार के साथ साए की तरह लगकर आहिस्ता आहिस्ता पहरेदार की तरफ बढ़ने लगा। अगर उसके पाँव की हल्की सी आहट भी पैदा हो जाती तो पहरेदार के फौरन होशियार होकर गोली चला देने का खदशा था। मगर सुल्ताना डाकू यूं आगे बढ़ रहा था जैसे एक बेजान साया है जो खामोशी से दीवार के साथ चिमटा चल रहा है। पहरेदार के बिल्कुल करीब पहुंचकर सुल्ताना ठग ने जेब में से रुमाल निकालकर उसे दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर जरा आगे झुककर पलक झपकने में उसे पहरेदार की गर्दन में डालकर इस जोर से मरोड़कर झटका दिया कि पहरेदार कोई आवाज़ निकाले बगैर मर गया और स्टूल से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही रहमत और तीसरा डाकू भी सीढ़ियों के दरवाजे में से बाहर निकल आए और दबे पांव बढ़ते हुए सेठ के कमरे के बाहर पहुंच गए। सुल्ताना ठग ने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था। अब क्या किया जाए, सुल्ताना ने सोचा। अगर वो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उसके शोर से हवेली के सारे लोगों के जाग पड़ने का खतरा था। सुल्ताना डाकू लोगों से डरता नहीं था, मगर वो ज़्यादा खून खराबे से परहेज करना चाहता था, वरना यह नामुमकिन था कि लोग जागकर उसके मुकाबले पर आएं और सुल्ताना ठग उन्हें भून कर न रखते। उसने हमेशा उस शख्स को हलाक किया था जो उसके मुकाबले को आया हो, या ऐसे जालिम शख्स को मारा था जिसने अपने जुल्म सितम से खल्के खुदा का जीना हराम कर रखा हो। अब सुल्ताना डाकू अपने साथी रहमत और दूसरे डाकू के साथ सेठ के कमरे में दाखिल हो चुका था। ख्वाबगाह में भारी रेशमी पर्दे लटके हुए थे। किसी इत्र की तेज खुशबू फैली हुई थी। सुल्ताना ने भारी पर्दा आहिस्ता से दरवाजे से हटाया। सामने कमरे की एक जानिब शीशे की अलमारी के पास बड़े शानदार पलंग पर सेठ सो रहा था। सुल्ताना डाकू ने अपने साथियों को इशारा किया। वो तीनों आगे बढ़े और सेठ के पलंग के इर्द गिर्द उसकी मौत बनकर खड़े हो गए। सुल्ताना ने पलंग को पांव से ठोकर मारी। सेठ हड़बड़ाकर जाग पड़ा। कौन है? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हारी मौत, सुल्ताना ने कहा। सेठ खौफजदा होकर आंखें मलने लगा। सुल्ताना डाकू ने बंदूक सेठ की मोटी तोंद पर रखकर कहा, मुझे पहचानते हो सेठ? कौन हो तुम? सुल्ताना डाकू ने कहकहा लगाकर कहा, तुम्हारी मौत। सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू? हाँ, सुल्ताना डाकू। चुपके से तिजोरी की चाबियां थमा दो। वो तो मेरे पास नहीं है, रहमत ने कहा। सरदार, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, जरा ठहरो, मैं अभी से चाबियां लेता हूँ। और इतना कहकर रहमत ने रस्सी सेठ के गले में डालकर कसना शुरू कर दिया। सेठ का दम घुटने लगा और दूसरे लम्हे उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। रहमत ने रस्सी ढीली कर दी। बताओ, चाबियां कहाँ हैं? सेठ ने सरहाने के नीचे से चाबियां निकालकर रहमत के हवाले कर दी। सुल्ताना ने अपने तीसरे साथी डाकू को सेठ के सर पर बंदूक का पहरा देने को कहा और खुद रहमत को साथ लेकर साथ वाले कमरे में आ गया। यहाँ दीवार के साथ लोहे की एक बहुत बड़ी अलमारी खड़ी थी। जब अलमारी को खोला गया तो उसके खानों में करंसी नोट और बेशुमार सोने के जेवरात भरे हुए थे। रहमत, सारे जेवरात और नोट निकाल लो। रहमत ने उसी वक्त सारे नोट और जेवर निकालकर थैलों में भर लिए और खाली तिजोरी को बंद करके ताला लगा दिया। निचले खाने में वो स्टाम्प भी पड़े थे जिन पर गरीब किसानों के अंगूठे लगवाकर सेठ ने उनसे उनकी ज़मीनें हथिया ली थीं। सुल्ताना ने वो स्टाम्प भी निकाल लिए। जब वो सेठ के कमरे में आए तो देखा कि डाकू की बंदूक की नाली सेठ की गर्दन से लगी है और वो मोटा सेठ पलंग पर बैठा थर थर कांप रहा है। रहमत ने चाबियां सेठ के मुंह पर मार दी। ये लो अपनी चाबियां सेठ, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं। हमने तुम्हारी वो सारी दौलत समेट ली है जो तुमने गरीबों का खून चूस कर जमा की थी, सुल्ताना ने कहा, और वो कागजात भी ले लिए हैं जिन पर अंगूठे लगवाकर तुमने गरीब किसानों की सारी ज़मीनें हड़प कर ली थीं। हम उन कागज़ों को आग लगा देंगे और आज से वो किसान एक बार फिर अपनी ज़मीनों के मालिक होंगे। सेठ ने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरी दौलत ले जाओ, मगर वो स्टाम्प मुझे दो। सुल्ताना ने सेठ के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर कहा, इसलिए वापस कर दें कि तुम उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके खुद ऐश करो और उन्हें भूखों मारो। हम तुम्हें तुम्हारे जुल्म सितम की वो सज़ा देंगे कि सारा गाँव उसे याद रखेगा। हम गाँव के गरीबों को तुम्हारे जुल्म से निजात दिलाने आए हैं। रहमत, अपना काम करो। सेठ समझ गया कि उसकी मौत आ गई। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दो, मैं आइंदा जुल्म नहीं करूँगा। जालिम को मुआफ़ करना सबसे बड़ी हमाकत है। तुझे अपने राजा की दोस्ती पर बड़ा मान है। तुमने राजा की शह पाकर लोगों पर इतना जुल्म किया है कि गांव का जर्रा जर्रा गवाह है, मगर अब तुम्हारे जुल्म के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब तुम कभी किसी गरीब की बेटी पर हमला न कर सकोगे। रहमत, होशियार। जो हुक्म सरदार। इसके साथ ही रहमत ने बिजली की सी तेज़ी के साथ रुमाल सेठ के गले में डाला
और इससे पहले कि सेठ संभल सके उसे मरोड़कर इस जोर से झटका दिया कि सेठ की मोटी गर्दन का मनका टूट गया और वह बेजान होकर पलंग पर गिर पड़ा। सुल्ताना डाकू ने हुक्म दिया, हवेली को आग लगा दी जाए। रहमत और तीसरे डाकू ने कमरे के सारे कपड़ों, पर्दों और चादरों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें आग लगा दी। फिर वह बड़ी तेजी से बाहर निकले और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। बरामदे में पहरेदार की लाश उसी तरह पड़ी थी। उन्होंने बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियां अबूर की और हवेली की छत पर आ गई। हवेली में एक शोर मच गया और सेठ के रखे हुए किराए के पहरेदारों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुल्ताना डाकू के साथियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। हवेली के चारों तरफ सुल्ताना के आदमी मोर्चे बनाए बैठे थे। उन्होंने हवेली की तरफ बंदूकों का रुख करके अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हवेली की छत पर पहुंचकर सुल्ताना ने आग का गोला हवा में चलाकर उन्हें सिग्नल दे दिया था कि वो छत पर पहुंच चुके हैं। कुमंद की मदद से वो तीनों छत पर से उतरकर नीचे आ गए। चौथा साथी घोड़े लिए तैयार खड़ा था। वो घोड़ों पर सवार हुए और गांव के गिर्द चक्कर लगाकर हवेली पर गोलियां बरसाने लगे। अब सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। हवेली में आग लग चुकी थी और शोले आसमान को छू रहे थे। सारा गांव जाग पड़ा था और रोशन हो गया था। सुल्ताना डाकू के साथियों ने सेठ के बाकी बचे हुए नौकरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रस्सियों में जकड़कर एक तरफ बांध डाला। फिर उसने सारे गांव को इकट्ठा करके ऐलान किया, भाइयों, मैं सुल्ताना डाकू हूँ। आज से तुम सेठ के जुल्म और सितम से आज़ाद हो। मैं सेठ की तिजोरी से वो सारे स्टाम्प उठा कर ले आया हूँ जिनकी वजह से सेठ ने तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था। ये देखो वो सारे कागजात। सुल्ताना ने जब किसानों को स्टाम्प दिखाई तो वो हैरान रह गए और जब सुल्ताना ने ऐलान किया कि वो इन सारी दस्तावेजात को आग लगाकर उन्हें और उनकी ज़मीनों को सेठ के पंजे से हमेशा के लिए आज़ाद कर रहा है तो लोगों ने खुशी से नारे लगाए और हर तरफ सुल्ताना जिंदाबाद होने लगा। इसके बाद सुल्ताना डाकू ने उन लोगों में बेशुमार रुपए तकसीम किए। अभी वो रुपए तकसीम करके फारिग ही हुआ था कि गांव के बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई और सुल्ताना डाकू का एक साथी गोली लगते ही घोड़े से नीचे गिर पड़ा। सुल्ताना को इसकी खबर नहीं थी कि एक पहरेदार किसी तरह बचकर राजा के महल तक पहुंच गया था। उसने राजा को सुल्ताना डाकू के बारे में बताया तो उसने फौरन अपनी फौज को सुल्ताना के ताकुब में रवाना कर दिया। रियासती फौज सर पर आ गई थी। सुल्ताना डाकू ने एक नारा लगाकर हवाई फायर किया और डाकुओं को जंगल की तरफ रूपोश होने का हुक्म दिया। डाकू जंगल की तरफ भागे तो रियासती सिपाही उनके ताकुब में पीछे चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही डाकू ने मोर्चे संभाल लिए। रियासत के सिपाही अभी मैदान और खेतों ही में थे कि डाकू ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सिपाही फौरन खेतों में लेट गए और झाड़ियों दरख्तों के पीछे से फायरिंग करने लगे, मगर वो खुले मैदान में थे जबकि डाकू जंगल में दरख्तों और पत्थरों की ओट में छुपे हुए थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर दूसरे डाकू भी मौका पर पहुंच गए और उन्होंने पीछे गांव की तरफ से आकर रियासती सिपाहियों के गिर्द घेरा डाल लिया। सिपाहियों ने जब पीछे से भी गोलियां चलती देखीं और उनके साथी अकब की सिमत से आने वाली गोलियों से भी हलाक होने लगे और उनके हौसले पस्त हो गए और भागने की तैयारियां करने लगे, मगर उनके लिए भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। उनके चारों तरफ सुल्ताना डाकू के आदमी थे जो मुसलसल फायरिंग करते हुए घेरा तंग कर रहे थे। आखिर रियासती सिपाहियों ने हथियार फेंक दिए और उठकर हाथ खड़े कर दिए। सुल्ताना डाकू ने फायरिंग बंद करने का इशारा किया और अपने साथियों समेत सिपाहियों के पास आकर उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारा मुकाबला सुल्ताना से है? फिर तुमने मेरे आदमियों पर गोली चलाने की जुर्रत कैसे की? हवलदार ने हाथ बांधकर कहा, हजूर, हमें राजा का हुक्म था और हम तो हुक्म के गुलाम हैं। सुल्ताना ने कड़क कर कहा, फिर तुमने राजा का हुक्म मानने का इंजाम देख लिया, अब बोलो, राजा का हुक्म मानोगे या सुल्ताना का? सुल्ताना का हजूर, सबने यकजुबान होकर कहा। देखो, तुम 2 टके के नौकर हो और बाल बच्चों वाली हो, मैं तुम पर तरस खाता हूँ। सुल्ताना ने कभी किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाया। मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी कत्ल कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों और माँ बाप का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हथियार फेंक कर और कपड़े उतार कर यहाँ से भाग जाओ और राजा को जाकर कहो कि आइंदा के लिए सुल्ताना डाकू का मुकाबला करने की कभी हिम्मत ना करे। उतारो कपड़े और भाग जाओ यहाँ से। सुल्ताना डाकू के हुक्म की तामील में सारे रियासती सिपाहियों ने अपनी वर्दियाँ उतार कर एक जगह ढेर कर दी और सिर्फ बनियान और जांघिये में ही वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्हें डाकुओं के कहकहे दूर तक सुनाई देते रहे। वर्दियों के बगैर इंतहाई शर्मनाक हालत में ये सिपाही जब राजा के पास पहुंचे तो राजा गुस्से से बाउला हो गया और उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। उसी वक्त वजीर को बुलाया और कहा, वजीर साहब, क्या हमारी रियासत इतनी ही कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे सामने डाकू हमारे दोस्तों को हलाक कर दें, उनकी हवेलियों में आग लगाएं, हमारे सिपाहियों की वर्दियाँ उतारें और हम उनका मुँह देखते रहें? अगर ये बात है तो मैं आज ही अपनी गद्दी सुल्ताना डाकू के हवाले करता हूँ। वजीर ने झुक कर कहा, ऐसी बात नहीं है राजा साहब,
आप अपना जी छोटा क्यों करते हैं? आप हुक्म करें, मैं सारे जंगल में आग लगा देता हूँ। राजा ने जोर से जमीन पर पांव मारकर कहा, जंगल में आग लगाने से क्या होगा? आप जंगल में आग लगाएंगे और सुल्ताना डाकू दूसरे जंगल में जाकर छुप जाएगा। क्या आप रियासत के सारे जंगल जलाकर राख कर देना चाहते हैं? असल बात तो सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करना है। इस सिलसिले में अंग्रेज हुकूमत की मदद भी हमारे साथ है, फिर हम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? वजीर ने सोचकर कहा। महाराज, सुल्ताना डाकू को जिला की आवाम की भी हमायत हासिल है। राजा ने चीख कर कहा। क्या कहा? वजीर झट हाथ बांध कर बोला, मेरे कहने का मतलब ये था हजूर कि सुल्ताना डाकू जहाँ जाता है लोग उसे पनाह देते हैं, कोई उसकी मुखबरी नहीं करता। कोई ये नहीं बताता कि सुल्ताना डाकू कहाँ है और कहाँ से होकर किधर को निकल गया है। यही वजह है कि अंग्रेज की ताकत भी आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमारे ज़िले के जंगल इस कदर गुंजान है कि वहाँ डाकुओं को तलाश करना बेहद मुश्किल काम है। और फिर वजीर अभी कुछ कहने ही वाला था कि राजा ने कड़क कर कहा, वजीर साहब, बेहतर यही है कि आप अभी इसी वक्त अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, इसलिए कि आप रियासत का अमन बहाल करने में नाकाम रहे हैं। आपने सुल्ताना डाकू के आगे हथियार डाल दिए हैं। जाइए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वजीर ने कपकपाते हाथों से कहा, हजूर का जानो माल सलामत, इस नाचीज से गलती हो गई। आप हुक्म करें, मैं सुल्ताना डाकू का सर काट कर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ये सुनकर राजा के चेहरे पर खुशी के आसार आए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वजीर ने छाती पर हाथ मारकर कहा, आप हुक्म करके देखें। तो फिर हमारा हुक्म है, सुल्ताना डाकू का सर हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म सरकार। वजीर ने झुककर आदाब किया और बाहर निकल गया। राजा परेशानी के आलम में टहलता रहा। उसे मालूम था कि वजीर ऐसा न कर सकेगा और उसने महज अपनी वजारत बचाने के लिए हामी भरी है। ऐन मुमकिन है कि सुल्ताना डाकू उसका सर काट कर ले जाए। राजा ने फौरन फौज के सिपा सालार को बुलाया। सिपा सालार ने आकर अदब से इस्लाम की ओर एक तरफ खड़ा हो गया। सेनापति जी, आपको तो मालूम ही है कि सुल्ताना डाकू ने हमारी रियासत में ऊधम मचा रखा है और आज उसने हमारी रियासती पुलिस के सिपाहियों को नंगा और बेइज्जत करके हमारी तरफ भेज दिया। क्या आप खामोश तमाशाई बनकर यह जिल्लत बर्दाश्त करते रहेंगे? सिपा सालार ने कहा, महाराज आप हुक्म करें। मेरी फौज शाम होने से पहले पहले सुल्ताना डाकू के सारे आदमियों को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर दे। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, तुम्हें मेरी तरफ से हुक्म है कि सुल्ताना डाकू के सारे गिरोह को जंजीरों में जकड़कर मेरे दरबार में पेश किया जाए। बहुत बेहतर हजूर। सिपा सालार ने भी वजीर की तरह सर झुकाया और आदाब बजा लाता बाहर निकल गया। अब राजा को कुछ इत्मीनान हुआ। उसे अपनी फौज और अपने सिपा सालार पर बड़ा मान था। उसे यकीन था कि वो सुल्ताना डाकू को ज़रूर गिरफ्तार कर लेगा। दूसरी तरफ सुल्ताना डाकू के मुखबरों ने भी इतला कर दी कि राजा का वजीर उसका सर काट कर ले जाना चाहता है और सिपा सालार ने अपनी फौज को उस पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया है। सुल्ताना डाकू कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उन चूहों की ये हिम्मत कि शेरों का सामना करने की जुर्रत करें। उन्हें आने दो, मैं उनके आदमियों को पहले से ज़्यादा जलील करके भेजूंगा। उसी रात सुल्ताना डाकू ने अपने साथी रहमत से मशवरा किया। सुल्ताना डाकू का ख्याल था कि राजा की फौज को रास्ते में ही बर्बाद कर दिया जाए। रहमत ने कहा, ख्याल तो आपका बहुत अच्छा है, मगर मुसीबत यह है कि सारा रास्ता मैदानी है। हम मैदान में रियासती फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकते। वो क्यों कर? वो इस तरह के उनके पास अंग्रेज़ी तोपें हैं। सुल्ताना डाकू गहरी सोच में खो गया। रहमत ने ठीक कहा था। रियासती फ़ौज के पास अंग्रेज़ों की दी हुई जदीद तोपें थीं जो बड़ी आसानी से सुल्ताना के आदमियों को अपनी गोलाबारी से हलाक कर सकती थीं। सुल्ताना ने कहा, अगर किसी तरह हम राजा की तोपों को तबाह कर दें तो फतह हमारे कदम चूम सकती है। मगर ये क्यों कर हो सकता है सरदार? यही तो हमें सोचना है। रात भर सुल्ताना डाकू और उसका साथी रहमत गौर व फिक्र करते रहे। आखिर उन्होंने एक स्कीम तैयार कर ली। इस स्कीम के मुताबिक सुल्ताना डाकू ने अपने जासूस राजा के महल की तरफ रवाना किए। उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी थी कि वो ये मालूम करें राजा की फ़ौज महल से किस वक्त रवाना हो रही है और किस किस रास्ते से होकर उनकी तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ उसने 12 जाबाज डाकुओं का एक गिरोह बनाया जो उसके हुक्म पर अपनी जान की बाजी भी लगा सकते थे। इस गिरोह का काम यह था कि वो राजा की फ़ौज के अकब में जाकर रात को छापा मारें और फ़ौज की सारी तोपों के ब्रीच निकालकर उन्हें बेकार कर दें। ये दोनों टोलियां अपने अपने मिशन को रवाना हो गईं। जासूस भेस बदलकर राजा के महल के पास पहुंच गए। उन्होंने जासूसी करने के बाद सुल्ताना डाकू को आकर इतला दी कि राजा की फ़ौज होली के 2 दिन बाद हमला करने की तैयारी कर रही है। सुल्ताना डाकू ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जंगल से बाहर निकलकर आध मील के निसफ दायरे में खंदकें खोद डाली जाएं। होली में अभी 1 हफ्ता बाकी था। इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुल्ताना के आदमियों ने मैदान में खंदकें खोद डाली। टीलों पर पक्के मोर्चे बना लिए। 2 टीलों पर मशीन गन्ने भी नस्ब करा दी। ये मशीन गन्ने सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ी फ़ौज से छीनी थी। होली को 2 दिन गुजर गए तो राजा की फ़ौज ने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करने के लिए कूच बोल दिया।
फौज रातों रात सफ़र करती हुई आधे रास्ते को अबूर कर गई। अगली रात जंगल के करीब पहुंचकर उसने मोर्चे संभाल लिए और सिपा सालार के हुक्म का इंतजार करने लगे। ये वक्त था जब सुल्ताना डाकू के 12 आदमियों के गिरोह ने अपना काम दिखाया और अपना फ़र्ज पूरा किया। सुल्ताना डाकू को फ़ौज की तमाम नकलो हरकत का इल्म हो गया था। उसे ये भी मालूम हो चुका था कि फ़ौज की नफरी कितनी है, तोपें कितनी हैं और राइफल बरदार सवारों की तादाद कितनी है। उसने भी अपने तमाम साथियों को खंदकों के अंदर बिठा दिया। टीलों वाली मशीन गनों के भी मोर्चे संभाल लिए गए। सुल्ताना डाकू ने अपने चुने हुए 12 कमांडोज को हुक्म दिया, फ़ौरन दुश्मन के अकब में पहुंचो और उनकी तोपों के ब्रीच तोड़कर उन्हें बेकार कर दो। कमांडोज डाकू ने सर झुकाया और अपने मिशन पर रवाना हो गए। ये डाकू किसानों के भेष में थे। वो फौज के अकब में पहुंच गए और उन्होंने खेतों में इधर उधर काम करना शुरू कर दिया, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो काश्तकार हैं। इतने में एक रियासती सिपाही उसकी तरफ बढ़ा और बड़े रोब से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? डाकू ने मसनूई तौर पर हाथ बांधकर कहा, घुम्मन हजूर। सिपाही ने पाँव से ठोकर मारकर कहा, हमारे लिए घर से मुर्गियाँ और मक्खन लाओ, उठो। डाकू ने गिड़गिड़ा कर कहा, हजूर हम गरीब लोग हैं। सिपाही गरज कर कहने लगा, गरीब हो तो हम क्या करें, उठो और अभी जाकर घर से हमारे लिए ताज़ा मक्खन और मुर्गियाँ लाओ। अगर तुम ना लाए तो हम तुम्हारे दूसरे भाइयों को जो खेतों में काम कर रहे हैं कत्ल कर देंगे। डाकू बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर वो जाता है और मक्खन मुर्गियाँ नहीं लाता तो सिपाही उसके साथियों को वाकई हलाक कर सकता था, क्योंकि रियासत की फ़ौज उसी जगह डेरा डाले हुए थी और अगर वो नहीं जाता तो फिर भी वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकू ने अपने साथी की आंखों में घूर कर देखा। अब वो दोनों डाकू से ठग बन गए। आंखों ही आंखों में उन्होंने एक दूसरे से बात की। पहले डाकू ने कहा, हजूर माई बाप हैं, अगर हजूर मजबूर करते हैं तो मेरे पास अपने आदमियों के लिए आध सेर मक्खन और 2 भुनी हुई मुर्गियां हैं, वो मैं हजूर की खिदमत में पेश कर देता हूँ। रियासती भूखे सिपाही के मुंह में पानी आ गया। लाओ वही लाओ, कहाँ है ये सब कुछ? डाकू ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हजूर उस तरफ कमाद के खेत के पीछे रखा है, चलो मेरे साथ। सिपाही डाकू के पीछे पीछे कमाद के खेतों की तरफ चल पड़ा। उस सिपाही को कोई इल्म नहीं था कि उसके पीछे पीछे भी एक डाकू किसान के भेष में हाथ में रुमाल लिए चला रहा है, मगर उसने दरमियान में थोड़ा सा फासला कायम कर रखा था। कमाद के खेतों के पास जाकर पहला डाकू बोला, हजूर आप यहाँ बैठकर आराम करें, मैं आपके लिए मक्खन और मुर्गी लाता हूँ। मैंने कमाद के खेत के अंदर एक जगह छुपा रखी है। सिपाही ने कहा, जल्दी लाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। पहला डाकू कमाद के खेत के अंदर गया और दूसरा डाकू सिपाही के अकब में नमूदार हुआ। वह बड़ी एहतियात से कदम कदम चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिपाही उसे बेखबर मक्खन और भुनी हुई मुर्गी के ख्याल में मगन बैठा हुआ था। डाकू उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, सलाम हजूर। सिपाही ने अभी गर्दन पीछे घुमाई ही थी कि डाकू ने रुमाल उसके गले में डालकर एक जोरदार झटका दिया और सिपाही की गर्दन का मनका टूट गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसे जल्दी से गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, अगर कोई दूसरा सिपाही इधर आ निकला तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों डाकू ने मिलकर खेतों में एक जगह गड्ढा खोदा और रियासती सिपाही को, जो भुनी हुई मुर्गी और मक्खन के लालच में वहां आया था, जमीन के अंदर दबा दिया। इस काम से फारिग होकर दोनों डाकू वापस खेत में आकर अपने दूसरे डाकुओं से मिले, जो किसानों के भेष में इधर उधर खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने इशारों ही इशारों में उन्हें बताया कि दुश्मन को ठिकाने लगा दिया गया है। अब वो रात होने का इंतजार करने लगे। इस असना में एक डाकू ने पानी पिलाने वाले बहिश्ती का रूप बदला और फौज के उस हिस्से की तरफ निकल गया जिधर तोपें नस्ब थीं। यहाँ फौज का बहुत पहरा था, मगर आखिर वो रियासत की फौज थी जो अक्सर भूखी रहती थी। डाकू ने तोपचियों का पानी पिलाया और उनके साथ बैठकर सुल्ताना डाकू की बुराइयां करनी शुरू कर दी। हजूर हमने तो खुदा का शुक्र अदा किया कि आप लोग आ गए, वरना सुल्ताना डाकू ने तो हमारा नाक में दम कर रखा था। उसने तो मेरे बड़े लड़के को कत्ल कर दिया, मेरे घर को आग लगा दी। वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं। एक सिपाही ने कहा, फिक्र न करो बाबा, हम सुल्ताना डाकू से सबका बदला लेंगे। दिल में डाकू ने सोचा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी सुल्ताना डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर ऊपर से बोला, हजूर आप तो बड़े बहादुर हैं, रियाया तो आपके जानो माल को दुआएं दे रही हैं। अभी आज ही गांव में आप लोगों की बड़ी तारीफ हो रही थी। लोग कह रहे थे कि बस अब रियासती फौज आ गई है, अब सुल्ताना डाकू की खैर नहीं। दूसरे सिपाही ने अपनी कमज़ोर छाती पर हाथ मारकर कहा, हम सुल्ताना डाकू का सर काटकर साथ ले जाएंगे, हम वो सर राजा के दरबार में पेश करेंगे। डाकू ने उस कमज़ोर गर्दन वाले सिपाही को देखा और दिल में सोचा, ये शख्स रुमाल का एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और बातें सुल्ताना डाकू का सर काटने की कर रहा है। क्यों नहीं हजूर, ये काम आप ही कर सकती हैं। आपके आने की खबर सुनकर तो सुल्ताना डाकू अब तक जंगल से भी भाग गया होगा। तीसरा सिपाही बोला, अगर वो भाग गया तो हमें अफसोस होगा, क्योंकि हम तो उसका सर काटना चाहती हैं। डाकू ने कहा, अजी वो भागकर कहाँ जाएगा भला? पानी और दूं सरकार? लाओ बाबा और पानी पिला दो। डाकू ने बारी बारी सारे तोपचियों का पानी पिलाया
उनमें से किसी को ये मालूम ना हो सका कि डाकू ने पानी में एक ऐसी दवाई मिला रखी है जो थोड़ी ही देर बाद उन्हें बेहोश कर देगी। और हुआ भी यही। अभी वो पानी पीने के बाद तोपों के पास बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे कि उन पर गनूदगी तारी होना शुरू हो गई और वो एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखते देखते बेहोश हो गए। उन्हें एक दूसरे की कोई खबर ना रही। डाकू इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। एक डाकू ने उल्लू की बोली बोलकर बाकी 11 डाकुओं को खबरदार कर दिया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। उल्लू की आवाज़ सुनते ही बाकी डाकू इर्द गिर्द की झाड़ियों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे तोपची बेहोश जमीन पर पड़े थे। क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा ख्याल है। शरीफ को बुला लो। शरीफ आ गया है। दरबार लग गया है। दरबार कब का लग चुका। इजाज़त है। इजाज़त है। ये उन डाकुओं के आपस में इशारे थे। जब कभी वो एक से ज़्यादा आदमियों को रुमाल से हलाक करने लगते तो ऐसा करने से पहले इस किस्म की बातें करके एक दूसरे से इजाज़त ज़रूर लेते थे। इन जुमलों के अदा करने के साथ ही 11 के 11 डाकुओं ने जेब से रुमाल निकालकर उन्हें मरोड़े दिए और बड़ी खामोशी से बेहोश सिपाहियों के पास बैठ गए। फिर उन्होंने एक एक करके सबकी गर्दनों में रुमाल डालकर थोड़े थोड़े झटके दिए और सबको हलाक कर दिया। अब तोपों की तरफ आओ। वो तोपों को नाकारा करने के बड़े माहिर थे और सुल्ताना डाकू को इन लोगों की कारकर्दगी और बहादुरी पर बड़ा भरोसा था। वो लपक कर तोपों की तरफ बढ़े। बड़ी बड़ी तोपें लोहे के पहियों के ऊपर रखी हुई थीं और उन सब का मुँह जंगल की तरफ था जिधर सुल्ताना डाकू का गिरोह मोर्चा संभाले बैठा था। डाकू ने कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारी तोपों के ब्रीच निकालकर उन्हें बिल्कुल नाकारा कर दिया। अब वो तोपें चल नहीं सकती थीं जब तक कि कारखाने में जाकर ब्रीचों को दोबारा ढालकर उनमें फिट न किया जाता और मैदान जंग में ऐसा नामुमकिन था। जबकि सुबह फौज के सिपाही हमला करने वाले थे। इस काम से फारिग होकर 12 के 12 डाकू पीछे हटते चले गए। बाकी सारी फौज सो रही थी। सिर्फ पहरेदार जाग रहे थे और चल फिर कर पहरा दे रहे थे। डाकू जुनूब मगरिब का चक्कर काटकर रातों रात सुल्ताना डाकू के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी कामयाबी की रिपोर्ट दी। सुल्ताना डाकू बहुत खुश हुआ। उसने डाकुओं को शाबाश दी और इनाम दिया। शाबाश मेरे बहादुरों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले रोज़ दिन चढ़ा तो रियासती फौज के सिपाही तोपचियों की लाशें देखकर हैरान रह गए। सिपा सालार ने गुस्से में कहा, पहरेदार कहाँ मर गए थे? दुश्मन ने आकर हमारे तोपचियों को हलाक कर दिया और तुम लोगों को कानो कान खबर ना हुई। पहरेदार भी दंग थे कि यह क्यों कर हो गया। कोई सिपाही भी गवाही देने के लिए जिंदा न था कि उन्हें एक आदमी पानी पिला गया था। सिपाहियों की लाशों को वापस भिजवा दिया गया। अब हमले की तैयारियां होने लगीं। इस दौरान में किसी ने भी ये ना देखा कि तोपों की हालत कैसी है, कहीं उनके ब्रीच टूटे हुए तो नहीं हैं। सिपा सालार ने तकरीर की, सिपाहियों तुम लोग राजा के सिपाही हो। तुम राजा के हुक्म से जालिम डाकू का मुकाबला करके उसे शिकस्त देकर और उसका सर काट कर ले जाने के लिए यहाँ आए हो। मुझे उम्मीद है कि तुम बहादुरी से लड़ोगे और दुश्मन पर फतह हासिल करोगे। याद रखो, तुम एक बाकायदा फौज के सिपाही हो और दुश्मन महज एक डाकू है। तुम्हारे पास तोपें हैं जबकि दुश्मन के पास सिवाय बंदूकों के और कुछ नहीं। आगे बढ़ो और दुश्मन पर हमला करो। इस ऐलान के साथ ही डाकुओं पर हमला कर दिया गया। सिपाहियों ने जंगल की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डाकू इसका पहले ही से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चूंकि वो खंदकों में छुपे हुए थे इसलिए उनका नुकसान नहीं हो रहा था। सिपाही दरख्तों और झाड़ियों की ओट में थे इसलिए वो एक एक करके गिरने लगे। सिपा सालार ने हुक्म दिया, तोपों से हमला शुरू किया जाए। फौरन नए तोपचियों ने तोपों में बारूद भरा और ब्रीच खोलकर उन्हें आग दिखाने लगे तो मालूम हुआ कि वहाँ ब्रीच ही नहीं है। तोपचियों के हाथ पांव फूल गए। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब अगर ब्रीच के बगैर वो बारूद को आग दिखाते हैं तो तोपों के फट जाने का खतरा है। दूसरी तरफ सिपा सालार बड़ा परेशान हो रहा था कि आखिर तोपों से गोले अभी तक फायर क्यों नहीं हुए। उसने तोपों के पास आकर चीख कर कहा, तोपें क्यों नहीं चला रहे? सरकार, तोपों के ब्रीच टूट चुके हैं। क्या कहा? यह किसकी शरारत है? अब क्या होगा? सरकार, दुश्मन ने जासूसी की है। दुश्मन हमारे आदमियों को हलाक करके तोपों को नाकारा कर गया है। तुम बारूद को आग दिखा दो। हजूर, तोपें फट जाएंगी। जो कुछ भी हो फौरन तोपों को आग दिखाओ। सिपा सालार ने कड़क कर हुक्म दिया। अब सिपाही अजीब मुसीबत में फंस गए। हुक्म नहीं मानते तो कैद कर दिए जाते हैं, हुक्म मानते हैं तो तोपें फट जाती हैं। सिपा सालार सर पर खड़ा बार बार बारूद को आग दिखाने का हुक्म दे रहा था। तोपों को आग दिखाओ, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। मजबूर होकर तोपचियों ने तोपों को आग दिखा दी। बारूद को आग लगने की देर थी कि कई धमाकों का एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद जो देखा गया तो सारी की सारी तोपों के परखच्चे उड़ गए थे और उसके साथ ही तोपची भी हलाक हो चुके थे। उधर सुल्ताना डाकू ने जब तोपों के धमाके की आवाज़ सुनी और गोले अपनी तरफ गिरते ना देखे तो वो समझ गया कि तोपें फट गई हैं। उसने फौरन हुक्म दिया कि खंदकों से निकलकर दुश्मन पर हल्ला बोल दिया जाए। अकब से डाकुओं का एक गिरोह फायरिंग करता हुआ फौज पर हमलावर हो गया। टीले से ब्रेन गन्नों की फायरिंग शुरू हो गई। दाएं बाएं से डाकू ने सिपाहियों पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। मैदान में एक तूफान बर्पा हो गया।
रियासत की फौज के हौसले तोपों के फट जाने के साथ ही पस्त हो चुके थे। अब जो उन्होंने चारों तरफ से डाकुओं की यलगार, गोलियों और दस्ती बमों की बारिश होती देखी तो भागने के लिए रास्ता तलाश करने लगे। सिपा सलार भी प्राण छोड़ बैठा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक तरफ थोड़ा सा शगाफ नजर आया और रियासती सिपाहियों ने उस तरफ से अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। सुल्ताना डाकू के साथों ने घोड़े दौड़ाते हुए उनका पीछा किया और गोलियां मार मार कर उनको हलाक कर दिया। यह सारी जंग दोपहर होने से पहले पहले ख़त्म हो चुकी थी। मैदान साफ हुआ तो सुल्ताना डाकू ने देखा कि जगह जगह रियासती सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। उसने अपने गिरोह को इकट्ठा किया और कहा, अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से कूच करके नजीबाबाद के पहाड़ी इलाके में निकल जाना चाहिए, क्योंकि फ़ौज की इबरतनाक शिकस्त के बाद राजा ज़रूर अंग्रेज़ी फ़ौज की कमिक लेकर हमारे ताक़ुब में आएगा। हम अंग्रेज़ी फ़ौज का मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि होशियारी और दानिशमंदी से कर सकते हैं, और दानिशमंदी का तकाजा यही है कि हम नजीबाबाद के पहाड़ी जंगलों में रूपोश हो जाएं। जहां अंग्रेज़ सारी ज़िंदगी में बमबारी करते रहें तो हमारी गर्द को नहीं पहुंच सकते। डाकू ने मरे हुए फौजियों की सारी बंदूकें इकट्ठी कर लीं और घोड़े दौड़ाते जंगल जंगल गुजरते नजीबाबाद की तरफ रवाना हो गए। सिपा सलार जब शिकस्त खुर्दा हालत में राजा के पास पहुंचा तो राजा की जो हालत हुई वो बयान से बाहर है। गुस्से, गम और नदामत से उसका रंग कभी जर्द हो जाता और कभी सुर्ख। सुल्ताना डाकू ने उसे इंतहाई जलील शिकस्त दी थी। उसने सिपा सलार को कैद खाने में बंद कर दिया और फौरन दूसरे जिला के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मेगार्टन साहब के पास मदद के लिए आदमी दौड़ाया। मेगार्टन साहब अपने दफ्तर में बैठे काम कर रहे थे। नौकर छत का पंखा खींच रहा था। इतने में राजा के एलची ने आकर दस्त बस्ता अर्ज की, सरकार, सुल्ताना डाकू ने राजा की फौज को शिकस्त दे दी है। राजा साहब ने पैगाम भिजवाया है कि मेरी मदद की जाए ताकि मैं सुल्ताना डाकू से अपनी शिकस्त का बदला ले सकूं और सुल्ताना डाकू का सर काटकर अंग्रेज बहादुर की खिदमत में पेश कर सकूं। मेगार्टन साहब ने पूछा, वेल ठाकुर जी, राजा साहब हमसे किस किस्म की मदद मांगता? ठाकुर जी ने कहा, सरकार, राजा साहब कहते हैं कि आप अपनी फौज के एक दस्ते को हुक्म दें कि वो रियासत की फौज के दस्तों के साथ मिलकर सुल्ताना डाकू से लड़ाई करे। मेगार्टन कहने लगा, राजा साहब का ख्याल ठीक है, पर राजा साहब से बोलो कि सुल्ताना डाकू के वास्ते रिवॉर्ड सरकार ने रखा, उसे गिरफ्तार करने को पुलिस चला गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ी है कि सरकारी इजाज़त के बगैर हम अपनी फौज को तुम्हारे कहने पर रवाना करें? ठाकुर जी ने मामला उलटता देखा तो झट कहा, हजूर, सुल्ताना डाकू ने रियासत के कई एक अंग्रेज लोगों को भी हलाक कर डाला है। मेगार्टन सिगार सुलगाकर जरा मुस्कुराकर बोला, वेल ठाकुर बहादुर, तुम हमको फूल नहीं बना सकता। हमको मालूम है कि तुम लोग की रियासत में हमारा कोई अंग्रेज नहीं है। राजा से जाकर बोलो कि हम सरकार की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। सुल्ताना डाकू को सरकारी पुलिस एक रोज़ अपने आप गिरफ्तार कर लेगी। अब तुम जा सकते हो। ठाकुर जी अपना समूह लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा के तन बदन में आग लग गई, मगर वह सिवाय अंदर ही अंदर खोलने की और कुछ नहीं कर सकता था। सुल्ताना डाकू को वह हर हालत में गिरफ्तार करके अपने हाथों कत्ल करना चाहता था। उसने राजा की फौज को शिकस्त देकर सारी रियासत में इंतहाई जलील कर दिया था, मगर राजा को मालूम नहीं था कि उसकी बदनसीबी और जिल्लत का दौर शुरू हो चुका है। अगर वो उसी वक्त सुल्ताना डाकू की दुश्मनी से हाथ उठा लेता तो उसके हक में अच्छा होता, मगर उसने बजाय मामला रफा दफा करने के सुल्ताना डाकू से इंतकाम लेने की तैयारियां शुरू कर दी। उधर सुल्ताना को भी राजा के अज़ाइम का इल्म हुआ तो उसने भी एक निहायत खौफनाक फैसला किया। उसने रहमत से कहा, मैं राजा को ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि फिर वो सारी ज़िंदगी सुल्ताना का नाम जुबान पर ना ला सकेगा। सुल्ताना डाकू ने जब अपने साथी रहमत को अपने खौफनाक फैसले से आगाह किया तो वह अपने सरदार की तरफ दाद तलब निगाहों से देखकर बोला, इतना अच्छा ख्याल सुल्ताना डाकू के दिमाग में ही आ सकता है। सुल्ताना डाकू ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, मैं राजा से इंतकाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी राय पर जुल्म करता है। मैं राजा को सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि वो सुल्ताना डाकू से मुकाबला करने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए दिल से निकाल दे, क्योंकि सुल्ताना गरीबों का हमदर्द है और घटिया इंसान नहीं है, बल्कि राजा से ज़्यादा बुलंद किरदार का इंसान है। सुल्ताना डाकू को खौफनाक फैसला ये था कि राजा की बेटी राजकुमारी शकुंतला को अगवा कर लिया जाए, और जब तक राजा सुल्ताना डाकू को तहरीरी तौर पर लिखकर यह पर्चा न दे कि वो आइंदा से अपनी राय से चूल्हा टैक्स, आग टैक्स और बकरी टैक्स नहीं लेगा, राजकुमारी को रिहा न किया जाएगा। राजा से यह भी लिखवाया जाए कि वो आज के बाद कभी सुल्ताना डाकू के मुकाबले के लिए अपनी फौज नहीं भेजेगा। रहमत डाकू ने कहा, अगरचे महल के संगीन पहरे से राजकुमारी को अगवा करके लाना एक कठिन काम है, लेकिन इस काम को मैं सरंजाम दूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें जिस किस्म की मदद की ज़रूरत है वो ले लो, तुम्हें जो चाहिए अपने साथ रख लो। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी को 1 महीने के अंदर अंदर अगवा करके नजीबाबाद के इस जंगल में लाया जाए। ऐसा ही होगा सरदार, फिक्र न करो। रहमत डाकू ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उसने एक हिंदू जोगी का बेस बदला और अकेले ही गैरवे कपड़े पहने
गले में झोला डाल राजा के महल की तरफ रवाना हो गया। एक दिन और एक रात के सफ़र के बाद वो राजा के महल के पास पहुंच गया। उसने लोगों से जल्द ही ये मालूम कर लिया कि महल की रानियां और राजकुमारी किस मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती हैं। रहमत डाकू जोगी के भेष में उस मंदिर के रास्ते एक दरख्त के नीचे धोनी रमाकर बैठ गया। मंदिर जाते हुए लोगों ने उसकी खिदमत शुरू कर दी। कोई उसे मिठाई दे जाता, कोई फूल रख जाता, कोई माथा टेक कर कुछ चांदी के सिक्के पाँव के पास रख जाता, मगर रहमत डाकू किसी शय को हाथ न लगाता। वो एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक काम कर रहा था। वो रियासत में अपनी धाक बिठाना चाहता था। महल की रानी और राजकुमारी शकुंतला पालकी में सवार होकर सुबह शाम रहमत डाकू के सामने से मंदिर को जाती, लेकिन उसने कभी आंख उठाकर भी उनकी तरफ ना देखा था। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर सारी रियासत में उसकी शोहरत फैल गई कि एक जोगी मंदिर के रास्ते में बोड़ के पेड़ तले आकर बैठा है, जो ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना किसी से कोई खैरात कबूल करता है। जुबान से जो कहता है वही हो जाता है। हकीकत ये थी कि रहमत डाकू बेहद क्याफशनाज था। वो आदमी या औरत का चेहरा देखकर ही समझ जाता कि यह किस ज़रूरत के तहत उसके पास आया है। चुनाचे वो झट उसकी ज़रूरत बयान कर देता। बहन तू दुखी है, बहुत दुखी है। अब दुखी तो हर कोई थोड़ा बहुत होता है। फिर वो कहता, तेरा रोग बड़ा पुराना है, तू जिस चीज़ की तलाश में है वो तुझे कभी नहीं मिला। जोगी कहता है कि तू अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगा। बाकी जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक था, रहमत डाकू रात के अंधेरे में जब सब लोग चले जाते तो लोगों से छुपकर पेट भरकर फल वगैरह खा लेता था। रहमत डाकू अब 24 घंटे यही सोचता रहता कि वो राजकुमारी तक रिसाई कैसे हासिल करे। एक रोज़ उसकी उम्मीद भी अपने आप पूरी हो गई। दोपहर के वक्त वह धूनी रमाए अकेला बैठा था कि एक बूढ़ी औरत ने उसके करीब आकर उसके पाँव को छूकर हाथ बांधे और चुपके से एक तरफ लगकर बैठ गई। रहमत डाकू ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। उसने उसे एक फजूल और बेकार बूढ़ी औरत समझा, मगर उसे मालूम नहीं था कि वो राजकुमारी की खासुल खास नौकरानी है और अपने बीमार शौहर के लिए दुआ कराने आई है। रहमत डाकू ने बेजारी से पूछा, माई तो क्या लेने आ गई है? हम जोगियों के पास। औरत ने हाथ बांधकर कहा, जोगी महाराज, मेरा पति बहुत बीमार है, कोई ऐसी दुआ करें कि वो तंदुरुस्त हो जाए। रहमत डाकू ने अब भी बेजारी से पूछा, माई तू कहाँ रहती है? जी, राजा के महल में। रहमत डाकू की एकदम आंखें खुल गईं। उसकी अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण चमक उठी। वो चौकन्ना होकर बैठ गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, माई तेरे पति का इलाज मेरे पास है। जुग जुग जियो जोगी महाराज, भगवान आपको सदा सुखी रखे। वो क्या इलाज है गुरुदेव? मैं कल बताऊंगा माई। औरत चली गई तो रहमत उस औरत के खावन की बीमारी के बारे में सोचने लगा। वो तो डाकू था, उसे भला क्या मालूम था कि कौन सी दवा कौन से बीमार को दी जाती है। माई ने इतना ज़रूर कहा था कि उसके खावंद को रात को नींद नहीं आती। रहमत डाकू के इर्द गिर्द भंग की बेशुमार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। उसे मालूम था कि भंग पीने से इंसान पर नशा चढ़ जाता है। उसने रात को भंग के कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें कुचला और उनमें से जो पानी निकला वो एक शीशी में डालकर रख लिया। सुबह जब औरत उसके पास आई तो उसने वो शीशी उसे देकर कहा, माई, रात को सोने से पहले इस दवाई के 6-7 कतरे पानी में डालकर अपने खावंद को पिला दिया करो, फिर देखो कि वो सारी रात सोता रहेगा। भगवान आपका भला करे जोगी बाबा। औरत दवाई ले गई। अगले रोज वो आई तो बेहद खुश थी। उसने बताया कि उसका पति दवाई पीकर सारी रात खराटे लेता रहा है। अब औरत हर रोज रहमत डाकू के पास आती और उसको फल और मिठाई देकर चली जाती। रहमत डाकू ने बातों ही बातों में उस औरत से महल के अंदर के सारे राज मालूम कर लिए। उसने ये भी मालूम कर लिया कि राजकुमारी रियासत जयपुर के राजकुमार से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है, जबकि उसका बाप उसकी शादी अपने बड़े भाई के बेटे से करना चाहता है। रहमत डाकू का मकसद हल हो गया था। अब वो राजकुमारी की सवारी का इंतजार करने लगा। एक रोज़ जब उसने दूर से राजकुमारी की पालकी मंदिर की तरफ जाते देखी तो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। सवारी करीब आ गई मगर रहमत डाकू अपनी जगह से ना हिला। सिपाहियों ने उसे घसीटकर सड़क से दूर ले जाना चाहा तो उसने बुलंद आवाज में कहा, जयपुर का चांद डूब जाएगा राजकुमारी। पालकी के अंदर बैठी हुई राजकुमारी का दिल धड़क उठा। जोगी ने तो उसके दिल की बात कही थी। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जोगी बाबा को उसके पास लाया जाए। रहमत डाकू ने फिर बुलंद आवाज से कहा, जोगी किसी के पास नहीं जाते। इतना कहकर वो सड़क से उतरा और अपने पुराने बोर्ड के दरख्त तले आकर आंखें बंद करके बैठ गया। मगर साथ ही साथ वो चोरी चोरी आंख से ये भी देख रहा था कि राजकुमारी उसके पास आती भी है या नहीं। मगर ये कैसे मालूम हो सकता था कि राजकुमारी उसके पास ना आती? तीर तो बिल्कुल ठीक निशाने पर बैठा था। राजकुमारी पालकी से उतरी और रहमत डाकू के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जोगी महाराज के चरणों में रियासत की राजकुमारी हाजिर है, बैठ जाओ। राजकुमारी फौरन घास पर बैठ गई। रहमत डाकू ने कड़क कर कहा, इन सिपाहियों को यहाँ से दफान करो। राजकुमारी ने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वहाँ से हट जाएं। सिपाही सर झुकाकर वहाँ से चले गए। अब रहमत डाकू ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराकर बोला, अरे पगली, तेरा चांद तो जयपुर के आसमान पर चमक रहा है, तुझे यहाँ क्या मिलेगा? ये बार इस कदर कारी था कि राजकुमारी तड़प कर रह गई।
उसकी जयपुर के राजकुमार से मोहब्बत और शादी करने की ख्वाहिश एक ऐसा राज था जो एक जोगी को मालूम ही नहीं हो सकता था। बस अगर इस जोगी को मालूम था कि ये दिलों के भेद जानता है और बड़ा करने वाला जोगी है। राजकुमारी ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज आप तो दिलों के भेद जानते हैं, मुझे बताइए कि क्या मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक जयपुर के राजकुमार से हो सकेगी। रहमत डाकू ने बड़ी पुरस्कार आवाज़ बनाकर कहा, इसके लिए तुझे रियाजत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजकुमारी ने जल्दी से कहा, मैं तैयार हूँ महाराज, मगर ये बताएं कि क्या मेरे घर वाले इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? मेरा राजा बाप मेरी शादी वहाँ नहीं करना चाहता। तुम फिक्र न करो राजकुमारी, अगर तुमने हमारे कहे पर अमल किया तो तुम्हारे राजा बाप की जुर्रत ना होगी कि इनकार कर सके। मैं आपके हर हुक्म की तामील करूँगी महाराज, मगर आप मुझे हुक्म दें कि मुझे क्या करना होगा। रियाजत बड़ी मुश्किल होगी, क्या तुम कर लोगी? मैं हर मुश्किल काम कर लूँगी महाराज, आप हुक्म करें। रहमत डाकू ने चोरी आंख से इधर उधर देखा कि वहाँ कोई दरबारी तो मौजूद नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वो दोनों वहाँ अकेले हैं तो उसने एक हाथ बुलंद करके आंखें बंद करते हुए कहा, राजकुमारी सुन, अगर तू चाहती है कि देवता तेरा ब्याह जयपुर के राजकुमार से करने पर राजी हो जाएं, तो तुझे आज रात जब सब लोग सो जाएं तो काले घोड़े पर सवार होकर बाएं हाथ में मोतिये के फूलों का हार लेकर हमारे पास आना होगा। हम तुम्हारे लिए आज देवताओं की खास इबादत करेंगे। जब तुम रात को यहाँ आओगी तो देवता मौजूद होंगे, उनके सामने तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है राजकुमारी? राजकुमारी अंधी हो रही थी, उसने फौरन कहा, मुझे मंजूर है महाराज, मगर याद रखो तुम्हारे यहाँ आने की किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर किसी को पता चल गया तो देवता चले जाएंगे और तुझे ऐसी बद्दुआ देंगे कि तू सारी जिंदगी अपना घर न बसा सकेगी और तेरा राजकुमार मर जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, राजकुमारी ने बेचैन होकर कहा। रहमत डाकू ने अपनी पोटली में से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर राजकुमारी के माथे पर लगाया और कहा, अब तुम जाओ राजकुमारी, आधी रात को हम अपने देवताओं के साथ तेरा इंतजार करेंगे, भूलना नहीं। काले घोड़े पर सवार होकर आना, मोतिये के फूल देवताओं के लिए साथ लाना और किसी से कोई बात न करना। ऐसा ही होगा महाराज। राजकुमारी ने झुककर सलाम किया और पालकी में बैठकर मंदिर को चल पड़ी। रहमत डाकू ने कानी आंख से उसे मंदिर की तरफ जाते देखा। जब राजकुमारी की पालकी नजरों से ओझल हो गई तो उसने खुशी से भरपूर कहकहा लगाया। सारा काम वक्त से पहले हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएगा। अब वो रात को वहां से फरार होने की तैयारी करने लगा। राजकुमारी से काला घोड़ा उसने इसलिए मंगवाया था कि वो उस पर राजकुमारी को बिठाकर अगवा करके भगा ले जाएगा। मोतिये के फूलों का जिक्र उसने इसलिए किया था कि राजकुमारी को यकीन हो जाए कि देवता लोग भी वहां मौजूद होंगे। राजकुमारी को बेहोश करने के लिए सुल्ताना डाकू ने उसे खास तौर पर एक दवाई साथ कर दी थी। ये दवाई नीली शीशे में रहमत डाकू के पास महफूज थी। रहमत बेताबी से रात का इंतजार करने लगा। शाम हो गई। दिन की रोशनी शाम के अंधेरों में गुम होने लगी। मंदिर से सारे पुजारी वापस घरों को चले गए। फिर रात गहरी हो गई। रास्तों पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। रहमत डाकू ने फरार होने की सारी तैयारी कर ली थी। अब उसे सिर्फ राजकुमारी का इंतजार था। उसने राजकुमारी को धोखा देने के लिए अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया था। वो उस दायरे के अंदर बैठा था। उसकी आंखें दूर उस सड़क पर लगी थीं जो राजा के महल को जाती थी। आधी रात गुजर गई मगर राजकुमारी का घोड़ा कहीं दिखाई ना दिया। मगर उसे यकीन था कि राजकुमारी का ईमान कमज़ोर है, इसलिए वो ज़रूर आएगी। ये नहीं हो सकता कि वो ना आए। रहमत डाकू को बेहद यकीन था। फिर भी वो चाहता था कि राजकुमारी जल्दी आ जाए ताकि वो रात के अंधेरे में ही उसे लेकर रियासत की हदूद से बाहर निकल जाए। अचानक रहमत डाकू को दूर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया। राजकुमारी यकीनन चली आ रही थी। उसने अंधेरे में सड़क पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से घुड़सवार का साया सा नजर आया। जब यह साया करीब आया तो रहमत डाकू की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजकुमारी एक हाथ में मोतिये के गजरे लिए स्याह घोड़े पर सवार चली आ रही थी। रहमत डाकू ने आंखें बंद कर ली और वो आलती पालती मारकर दायरे के अंदर बैठ गया। राजकुमारी करीब आकर घोड़े से उतरी और रहमत डाकू के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। पाए लागन महाराज। रहमत डाकू ने आंखें खोल दी। जीती रहो राजकुमारी, तुम खुशकिस्मत हो। देवता आकाश से सीधे यहाँ चले आ रहे हैं। तुम धुन की पक्की हो। देवता तुमसे बहुत खुश हुए हैं। क्या सच महाराज? हाँ, इंद्र देवता ने खुद मुझे आकर कहा है कि मैं राजकुमारी से बहुत खुश हूँ और उसे कहना कि अगर वो आ गई और उसने सारी रियाजत पूरी कर ली तो वो अपने चांद को ज़रूर पालेगी। भगवान आपका भला करे महाराज। इंद्र देवता से कहना कि राजकुमारी बहादुर है, अपनी बात की पक्की है, वो अपने देवताओं को नाउमीद नहीं होने देगी। इस दायरे के अंदर आकर बैठ जाओ राजकुमारी, देवता आने ही वाले हैं। राजकुमारी दायरे के अंदर आकर ज़मीन पर बिछी हुई हिरन की खाल पर बैठ गई।
रहमत डाकू ने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, आंखें बंद कर लो राजकुमारी, और जब तक मैं ना कहूँ हरगिज हरगिज आंखें मत खोलना। अगर तुमने एक भी आंख खोलकर देखा तो तेरा सारा बदन आग में झुलस जाएगा। जो हुक्म महाराज। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली। अब रहमत डाकू ने अपना असल काम शुरू कर दिया। उसने गदड़ी में से नीले रंग की शीशी निकालकर उसका कार्क खोल दिया। फिर उसने मोतिये के फूलों का गजरा लेकर उस पर बेहोश करने वाली दवाई के चंद कतरे गिराए और गजरा राजकुमारी के मुंह के करीब ले जाकर कहा, देवताओं के लिए इन मोतिये के फूलों को जोर जोर से सांस खींचकर सूंघो ताकि तुम्हारा अंदर से जिस्म पाक हो जाए और तुम देवताओं की मजलिस में बैठने के काबिल हो सको। जो हुक्म महाराज। राजकुमारी ने जोर जोर से फूल सूंघने शुरू कर दिए। अभी उसने तीसरा या चौथा सांस ही अंदर खींचा था कि उस पर गनूदगी तारी होने लगी और फिर वो एकदम बेहोश होकर जमीन पर एक तरफ लुढ़क गई। अब रहमत डाकू एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो फौरन अपनी जगह से उठा और उसने सबसे पहला काम यह किया कि गदड़ी में से रस्सी निकालकर राजकुमारी के हाथ पैर बांधे, फिर उसके मुंह के गिर्द कपड़ा कसकर बांधा, इस ख्याल से कि अगर रास्ते में राजकुमारी को होश आ जाए तो वो शोर मचाकर हाथ पाँव न मारना शुरू कर दे। इस काम से फारिग होकर वो स्याह घोड़े की तरफ बढ़ा। घोड़ा एक अजनबी को देखकर कूदने लगा। रहमत डाकू खूब जानता था कि किस किस्म के घोड़े को किस तरह से सुधाया जाता है। उसकी सारी जिंदगी घोड़े की पीठ पर गुजरी थी। उसने आगे बढ़कर घोड़े की बाग थामी और उसे चमकारने और प्यार करने लगा। थोड़ी ही देर में घोड़ा राम हो गया। रहमत डाकू ने राजकुमारी को उठाकर घोड़े पर डाला, खुद सवार हुआ और घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा थोड़ी दूर तक दुलक की चाल चलता रहा, फिर वह हवा से बातें करने लगा। रहमत डाकू सुबह की रोशनी होने से पहले पहले रियासत की हदूद से निकल जाना चाहता था। उसे यह भी मालूम था कि सुबह होने से पहले महल में किसी को राजकुमारी की गुमशुदगी की खबर नहीं लग सकती। वो इतनी देर में डाकुओं की कमीनगाह तक पहुंच जाना चाहता था। वो घोड़े को सरपट किए नजीबाबाद के वीरान किले की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रात अंधेरी थी, रास्ते तारीक थे। वो रियासत के खेतों से निकलकर मैदान में आ गया। यहाँ हर तरफ अंधेरा था। वो अंदाजे के मुताबिक ठीक चला जा रहा था। राजकुमारी अभी तक बेहोश पड़ी थी। उसने जानबूझकर दवाई ज़्यादा सूंघाई थी। मैदान ख़त्म हुआ तो रियासत का जंगल शुरू हो गया। उस जंगल के पार रियासत की हदूद ख़त्म हो जाती थी। रात ढलने लगी थी। रहमत डाकू घोड़ा दौड़ाए जंगल में से गुजरता चला गया। जिस वक्त वो बेहोश राजकुमारी को लिए जंगल से बाहर निकला तो सुबह की नीली रोशनी फैलने लगी थी। अब वो रियासत की हदूद से बाहर था। रहमत डाकू राजकुमारी को लेकर नजीबाबाद के पुराने किले में पहुंच गया। सूरज अभी अभी निकला था और राजकुमारी बेहोश थी। वो रात भर घोड़ा सरपट दौड़ाता रहा था। नजीबाबाद के दुश्वार गुजार जंगलों में पहुंचकर रहमत डाकू ने सुख का सांस लिया। अब उसे रियासत की फौज का कोई डर नहीं था। यकीनन अब तक महल में राजकुमारी के गुम होने की सबको खबर हो गई होगी और वहां एक हंगामा मचा होगा। मगर रहमत डाकू अपनी कमीनगाह के करीब पहुंच चुका था। रियासत के सिपाही यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। उसे दूर सामने पुराने किले का खंडर दिखाई दिया। यही उसकी मंजिल थी। किले के खंडर के बाहर पहुंचकर उसने उल्लू की आवाज़ निकालकर अपने आने की खबर कर दी। थोड़ी देर बाद वह सुल्ताना डाकू के पास बैठा था और राजकुमारी कालीन पर बेहोश पड़ी थी। सुल्ताना डाकू ने रहमत के कंधे को थपथपा कर कहा, तुम वाकई इस काबिल हो कि मेरी बात मेरी जगह ले सको। तुमने आज जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये इतना मुश्किल काम था कि मुझे डर था कि कहीं तुम नाकाम वापस ना लौट आओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता सरदार। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब राजकुमारी को होश में लाना चाहिए। सुल्ताना डाकू ने खालिश जंगली कस्तूरी मंगवाकर राजकुमारी को सूंघाई। राजकुमारी ने आंखें खोल दी और चारों तरफ इंतहाई ताज्जुब भरी निगाहों से देखा। वह हैरान थी कि किस जगह पर आ गई है। उसने अपने सामने रहमत को देखा तो उसे पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, महाराज क्या आप हैं ये? रहमत डाकू ने नकली दाढ़ी और सर के बाल उतारकर अलग रखते हुए कहा, राजकुमारी मेरा नाम रहमत डाकू है और ये मेरा सरदार सुल्ताना डाकू है और ये हमारे गिरोह का डेरा है। मैं जोगी का भेष बदलकर तुम्हें अगवा करने मंदिर के बाहर बैठा था। राजकुमारी ने एक चीख मारी और बेहोश हो गई। सुल्ताना डाकू ने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी इसे यह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी इसे असल हकीकत मालूम हो जाए अच्छा है। राजकुमारी को कस्तूरी सूंघाई गई, चेहरे पर चींटे मारे गए। उसे होश आया तो सुल्ताना डाकू ने कहा, राजकुमारी मेरा नाम सुल्ताना डाकू है। मेरे नाम से इस इलाके का बच्चा बच्चा डरता है। मेरी बात को गौर से सुनो। यह सब कुछ मेरे इशारे से हुआ है। मैंने तुम्हें इसलिए अगवा कराया है कि मैं तुम्हारे राजा बाप से तुम्हारी रिहाई के बदले एक सौदा करना चाहता हूँ। यह सौदा नाजायज़ नहीं है, बहुत जायज़ और इंसाफ वाला सौदा है। अगर तुम्हारे बाप ने हमारी शर्त मान ली तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और अगर शर्त ना मानी तो तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दी जाएगी। एक बात मैं तुम्हें खोलकर बता देना चाहता हूं कि यहाँ तुम्हारी इज्जत पर हरफ नहीं आएगा। हम तुम्हें कत्ल कर सकते हैं मगर बेइज्जत कभी नहीं करेंगे। राजकुमारी का रंग ये सुनकर जर्द हो गया।
उसके बदन का लहू खुश्क हो गया। जिंदगी में पहली बार वो इस किस्म की मुसीबत में गिरफ्तार हुई थी। उसने कहा, सुल्ताना डाकू, मैं तुम्हारी शराफत से बेहद मुतासिर हुई हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं जाकर अपने बाप से तुम्हारी शर्तों के बारे में बात कर सकती हूँ। सुल्ताना ने हंस कर कहा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें रिहा करके राजा से अपनी शराइत की बात करूँ। बहरहाल तुम इस वीरान किले के खंडर में रहोगी, एक औरत तुम्हारी निगरानी करेगी, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम यहाँ से बाहर निकलने का तसव्वुर भी ना कर सकोगी। यहाँ से तुम उसी सूरत में बाहर निकल सकोगी जब तुम्हारा बाप हमारी शर्तें मान लेगा। वो शर्तें कौन सी हैं, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। सुल्ताना ने ताली बजाई। एक उधेड़ उम्र की औरत अंदर दाखिल हुई। मुमताज़, राजकुमारी तुम्हारी निगरानी में दी जाती है। जो हुक्म सरदार। जब उधेड़ उम्र की औरत राजकुमारी को लेकर चली गई तो सुल्ताना ने रहमत से कहा, फ़ौरन राजा के यहाँ पैगाम भिजवा दिया जाए, उसे हमारी शर्तों से आगाह कर दिया जाए। जो हुक्म सरदार। उधर राजा के महल में राजकुमारी की गुमशुदगी की वजह से कोहराम मचा था। रियासत के चारों तरफ राजकुमारी की तलाश में सवार दौड़ा दिए गए थे। राजा परेशान भी था और उदास भी। उसे अपनी बेहद जिल्लत महसूस हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी को किसने अगवा किया है या वो खुद महल से फरार हो गई है। उसे खुद फरार होने की क्या ज़रूरत थी? महल में उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। राजा ये सोच ही रहा था कि उसे सुल्ताना डाकू का पैगाम मिल गया। पैगाम में साफ लिखा था कि राजकुमारी हमारे कब्जे में है, हमने उसे अगवा किया है। अगर उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो 50 लाख रुपए की मालियत का सोना और एक तहरीर रवाना कर दो, जिसमें लिखा हो कि आइंदा तुम रियाया के साथ जुल्म नहीं करोगे और उनका आग टैक्स, चूल्हा टैक्स वगैरह मुआफ़ कर दोगे। अगर 15 दिन के अंदर अंदर 50 लाख रुपए का सोना और तहरीर सुल्ताना डाकू तक ना पहुंची तो राजकुमारी की लाश रवाना कर दी जाएगी। खत पढ़कर राजा के तोते उड़ गए। वो सुल्ताना डाकू की ताकत को अब समझा था। गजब खुदा का, भरे महल में से राजकुमारी को अगवा कर लिया गया और किसी को खबर तक न हुई। मगर ये शर्तें बड़ी जिल्लत आमेज थीं। वो अपनी बेटी के लिए 50 लाख रुपए का सोना तो दे सकता था, मगर रियाया का टैक्स मुआफ़ करना बड़ा मुश्किल था। अगर उसने एक बार रियाया का मुतालबा तस्लीम कर लिया तो रियाया उसके सर पर सवार हो जाएगी, फिर तो उसे एक रोज़ गद्दी भी छोड़नी पड़ जाएगी। उसने वजीर से मशवरा किया तो उसने कहा, महाराज, सुल्ताना डाकू इतना ताकतवर नहीं जितना होशियार और चालाक है। जंगल में वो ऐसी जगह छुपा है जहां हमारी रियासत की और अंग्रेज़ों की सारी फौज भी पहुंच जाए तो उसकी छुपी हुई गारों को तलाश नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। वो डाका मारकर ऐसे खुफिया पहाड़ी गार में जाकर छुप जाता है कि जिसका किसी को कुछ इल्म नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि सुल्ताना डाकू का मुतालबा मान लिया जाए। राजा ने कहा, मगर रियाया का टैक्स कैसे मुआफ़ करें? टैक्स मुआफ़ करें तो रियासत का खर्च कहाँ से चलाएं? अंग्रेज़ी हुकूमत को जजिया कहाँ से दें? दूसरी तरफ भी गौर कर लें महाराज, अगर आपने ऐसा ना किया तो राजकुमारी की जान खतरे में है। ये डाकू लोग बड़े जालिम और संगदिल लोग होते हैं। कत्ल कर देना तो उनके आगे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या मैं सुल्ताना डाकू के सामने हथियार डाल दूं? फिलहाल आपको ऐसा ही करना चाहिए। सुल्ताना डाकू को पैगाम भिजवा दो कि हमें सोचने का मौका दिया जाए। हम 1 हफ्ते बाद इसका जवाब देंगे, लेकिन हमारी राजकुमारी की हर तरह हिफाजत की जाए। बहुत बेहतर महाराज। पैगाम खुफिया जगह रख दिया गया जहां से सुल्ताना डाकू का आदमी उठाकर ले गया। सुल्ताना ने राजा का पैगाम सुना तो रहमत से कहा, मालूम होता है राजा मेरे खिलाफ कोई बड़े हमले की स्कीम तैयार कर रहा है। खुदा की कसम, अगर उसने ऐसा किया तो मैं राजकुमारी के 6 टुकड़े करके उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। रहमत ने कहा, मेरा ख्याल है राजा ये हमाकत नहीं करेगा। उसने पहले भी हमारे मुकाबले में ज़बरदस्त शिकस्त उठाई है। अब वो भला ये जुर्रत कैसे कर सकता है जबकि उसे मालूम है कि उसकी राजकुमारी हमारी कैद में है। फिर भी तुम मेरी जानिब से राजा को पैगाम भिजवा दो कि अगर उसने मुझ पर हमला करने का ख्याल भी किया तो राजकुमारी को उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ऐसा ही होगा। जयपुर के राजकुमार को किसी डाकू के कब्जे में हो। राजकुमार ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान पर खेल कर भी राजकुमारी को डाकुओं के चुंगल से ज़रूर रिहाई दिलाएगा। अगर वो ऐसा ना कर सका तो खुद मुकाबला करते करते हलाक हो जाएगा। एक बहादुर आदमी को ऐसा ही फैसला करना चाहिए था। इस फैसले का जिक्र उसने किसी से ना किया और एक रोज़ घोड़े पर सवार होकर सुल्ताना डाकू की कमीनगाह की तलाश में रवाना हो गया। सुल्ताना डाकू की इसने बहुत शोहरत सुन रखी थी, मगर उसे ये मालूम ना था कि वो कहाँ छुपा हुआ है। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि नजीबाबाद के इर्द गिर्द के जंगल और खंडर अक्सर उसके गिरोह की रिहाइशगाह बने रहते हैं। उसने जयपुर की रियासत से निकलते ही घोड़े का रुख नजीबाबाद की तरफ फेर दिया। ये सफ़र काफ़ी लंबा था। जयपुर से नजीबाबाद उस ज़माने में कई रोज़ का सफ़र था। राजकुमार ने हिम्मत ना हारी और सफ़र करता रहा। आखिर रात को वो एक सराय में पहुंच गया। यह सराय एक बहुत बड़े कस्बे के बाहर वाक़ थी। राजकुमार ने सराय वाली से रात गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया और यह बिल्कुल ना बताया कि वो जयपुर का राजकुमार है। उसने कपड़े भी मामूली पहन रखे थे, लेकिन उसकी वास्कट के अंदर काफ़ी सिक्के थे। सराय वाली ने राजकुमार की तरफ घूर कर देखा और बोला, ए नौजवान, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो?
राजकुमार ने झूठ मूठ कहा, मैं फतेहपुर के एक सौदागर का लड़का हूँ और इलाहाबाद अपने चचा के पास जा रहा हूँ। सराय वाली के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे राजकुमार की बात पर एतबार नहीं। सराय वाली के पास एक आदमी बैठा था जो रोटी खा रहा था। उसने उस आदमी से कहा, शरीफ आ गया है। शरीफ कहाँ गया था? शरीफ से कहो आज बाहर ना जाए। इतना सुनकर वो आदमी बहुत अच्छा कहकर वहां से उठा और बाहर निकल गया। सराय वाली ने राजकुमार को उसकी कोठरी दिखाई और कहा, तुम यहाँ रात बसर कर सकते हो। क्या मेरे घोड़े को चारा डाल दिया जाएगा? उसके लिए रकम पेशगी देनी होगी। बहुत अच्छा। राजकुमार ने जेब से चंद एक सोने के सिक्के निकालकर सराय वाली को दे दिए। सोने के सिक्के देखकर सराय वाली को यकीन हो गया कि आसामी बड़ी मोटी है। उधर वो आदमी सराय से निकलकर बाहर एक जंगल में गया जहाँ कुछ लोग बैठे गप्पे हाँक रहे थे। उसने उन्हें सराय वाली का पैगाम पहुंचा दिया। ये लोग ठग थे और सराय वाली ने खुफिया लफ्जों में ये पैगाम भेजा था कि उसकी सराय में एक मोटी आसामी उतरी है। सराय वाली ने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी से काम लिया था, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि मुसाफिर जो उसकी सराय में ठहरा है राजकुमार है, और राजकुमार को ठगों की खुफिया जुबान का पूरा पूरा इल्म था। राजकुमार तो उसी वक्त समझ गया था कि सराय वाली ने ठगों को बुलावा भेजा है जब उसने कहा था शरीफ आ गया है। ये ठगों का खास फिक्रा हुआ करता था। चुनाचे राजकुमार चौकस हो गया था। उसे मालूम था कि ठग आधी रात को उसकी कोठरी में आएगा और रुमाल से उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसके पैसे लूट कर ले जाएगा। राजकुमार बिल्कुल ना सोया, बल्कि उसने बिस्तर पर लिहाफ ओढ़कर ऊपर चादर इस तरह डाल ली कि मालूम हो कोई सो रहा है, और खुद दरवाजे की ओट में पर्दे के पीछे तलवार हाथ में लिए खड़ा हो गया और ठग का इंतजार करने लगा। रात गहरी हो गई, सब लोग सो गए। कस्बे की तरफ से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती। आधी रात का गजर बजा। राजकुमार चौकन्ना हो गया। उसे मालूम था कि अब ठग उसकी तलाश में कोठरी में आएगा। उसने जानबूझकर कोठरी का दरवाज़ा खुला रखा था। कुंडी नहीं लगाई थी, सिर्फ कबाड़ बंद रखे थे। उसे बाहर किसी के पाँव की आहट सुनाई दी और फिर आहिस्ता से कबाड़ खुल गया और एक ठग मुंह सर कपड़े से लपेटे अंदर दाखिल हुआ। राजकुमार पर्दे के पीछे छुपा उसे गौर से देख रहा था। ठग ने दरवाज़ा बंद किया और दबे दबे कदम उठाता बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वो झुककर कपड़ा उठाने ही वाला था कि राजकुमार तलवार सौंतकर पर्दे से बाहर निकल आया और उसने तलवार की नोक ठग की गर्दन पर रख दी। खबरदार, जरा भी हरकत की तो तलवार गर्दन के पार कर दूंगा। ठग तो हैरान रह गया। उसे ये तवक्को ही नहीं थी। राजकुमार ने उसे जमीन पर बिठा दिया और खुद तलवार उसकी गर्दन पर रखकर पलंग पर बैठ गया। ठग ने हाथ बांधकर कहा, माफ कर दो मुसाफिर, मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक बहादुर और होशियार रहने वाले जवान हो। मुझसे गलती हो गई है। राजकुमार ने कहा, अगर तुम मुझे एक बात ठीक ठीक बता दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा, वरना अभी सी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा। ठग ने कांपते हुए पूछा, मुझे जितना इल्म होगा ठीक ठीक बताऊंगा। मुझे बताओ, मुझसे क्या पूछना चाहते हो? राजकुमार ने तलवार की नोक गर्दन पर जरा दबाते हुए कहा, सुल्ताना डाकू कहाँ रहता है? ठग थर थर कांपने लग गया। हजूर, ये मुझसे ना पूछें। अगर मैंने आपको बता दिया तो सुल्ताना डाकू के आदमी मेरी खाल उतार कर कीमा कीमा कर देंगे। अगर नहीं बताओगे तो उस सूरत में भी तुम्हारी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या मंजूर है। ये मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी के सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा। अगर तुमने मुझे सुल्ताना डाकू का ठीक ठीक पता बता दिया तो तुम्हारा राज मेरे सीने में पोशीदा रहेगा। सुल्ताना डाकू को कभी मालूम ना हो सकेगा कि मुझे किसने इतला दी थी। क्या आप वादा करते हैं? हाँ, मैं वादा करता हूँ। मर्दों का वादा? हाँ, मर्दों का वादा। तो सुनो, यहाँ से 80 कोस के फासले पर नजीबाबाद के जंगल हैं। उन जंगलों में एक पुराने किले का खंडर है। आजकल सुल्ताना डाकू अपने आदमियों के साथ उसी खंडर में ठहरा हुआ है। क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ठग जालिम जरूर होते हैं, मगर वो झूठ कभी नहीं बोला करते। मैंने जो कुछ आपसे कहा बिल्कुल सच कहा है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। मगर ये तो बताओ कि तुम सुल्ताना डाकू के पास क्या लेने जा रहे हो और तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, यह भी एक राज है जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता। जाओ, अब तुम आज़ाद हो। ठग ने हाथ जोड़कर राजकुमार को सलाम किया और कोठरी से बाहर निकल गया। अब राजकुमार के लिए वहां ठहरना खतरे से खाली ना था, क्योंकि ठगों के साथी वहां घूम फिर रहे थे। उसने उसी वक्त घोड़े पर जैन कसी, उस पर सवार हुआ और रात की तारीकी में सफ़र पर रवाना हो गया। नजीबाबाद के जंगल तक 80 मील का रास्ता राजकुमार ने पूरे एक दिन में तय कर लिया। शाम होने से कुछ ही वक्त पहले वो जंगल के किनारे पहुंच गया। उस जंगल में उस किले का खंडर था जहां उसकी राजकुमारी सुल्ताना डाकू की कैद में थी। राजकुमार अगरचे थका हुआ था, मगर वो आराम करने की बजाय जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में अभी दिन की काफ़ी रोशनी थी। वह दरख्तों के बीच में से होता हुआ अंदाजे के मुताबिक पुराने किले की सिमत बढ़ने लगा। आखिर उसे पुराने किले का खंडर नजर आ गया। एक ऊंचे टीले पर आम के दरख्तों के बीच में किले के शिकस्ता खंडर की दीवारें दिखाई दे रही थीं, जिन पर जंगली झाड़ियां उग रही थीं। अब राजकुमार फूंक फूंक कर कदम रखने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि सुल्ताना डाकू का इलाका शुरू हो गया है
और आसपास उसके चौकीदार फैले हुए होंगे। राजकुमार घोड़े से उतर आया। उसने घोड़े की बाग हाथ में थाम ली और पैदल चलने लगा। अब उसे किले के खंडर की दीवार सामने दिखाई दे रही थी। राजकुमार एक सूखे हुए तालाब के किनारे दीवार की ओट में होकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि किले के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। एक आहट सी हुई। राजकुमार ने पलटकर पीछे देखा। वहां कुछ भी नहीं था। वहां ठहरना खतरे से खाली नहीं था। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा भगाते हुए किले की दीवार की अकबी जानिब आ गया। यहाँ दीवार जगह जगह से उखड़ी हुई थी और बेलों के मोटे मोटे रस्सों ने उसे ढांप रखा था। राजकुमार यहाँ से दीवार फांदकर किले में जाना चाहता था। वो रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। जब चारों तरफ तारीकी फैल गई तो राजकुमार ने जंगली बेलों के रस्से की मदद से दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। दीवार के ऊपर जाकर वो छत पर कूद गया। ये छत शिकस्ता थी और इस पर घास उगी हुई थी। अंधेरे में बड़ी एहतियात से चलते हुए राजकुमार उस तरफ आ गया जहाँ पत्थर की टूटी फूटी सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। वो दबे पांव सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसकी खुशकिस्मती थी कि अभी तक उसे सुल्ताना डाकू के किसी भी आदमी ने नहीं देखा था, वरना उसका वहां तक जिंदा बचकर पहुंच जाना मुहाल था। नीचे अंधेरा था और यूं लगता था जैसे वो कोई हॉल कमरा है जिसकी शिकस्ता छत से जाले चिमटे हुए थे और पुराने बोसीदा शैतीनों में चिमगादड़ें बसेरा कर रही थीं। एक चिमगादड़ चीखती हुई राजकुमार के सर के ऊपर से गुजर गई। राजकुमार यहाँ से निकलकर बरामदे में से गुजरता हुआ एक बगली हिस्से में आ गया जो शायद किसी कोठरी का अकबी हिस्सा था, क्योंकि यहाँ उसे एक सलाखदार सुराख में से हल्की हल्की रोशनी बाहर निकलती नजर आई। राजकुमार कदम कदम चलता उस सुराख के पास आ गया। ये एक छोटी सी खिड़की थी जिसके मुंह पर मोटी मोटी लोहे की सलाखें जुड़ी हुई थीं। राजकुमार ने आहिस्ता से सर उठाकर अंदर झांक कर देखा तो खुशी से उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। कोठरी में घास फूस के बिस्तर पर राजकुमारी सर झुकाए बैठी थी। राजकुमार ने उसे आहिस्ता से आवाज दी, शकुंतला। राजकुमारी ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा तो वहां जयपुर का चांद चमक रहा था। फिर तो उसे यकीन ही ना आया कि उसके सामने राजकुमार खड़ा है। वो समझी कि वो ख्वाब देख रही है, मगर जब राजकुमार ने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, घबराओ नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद को आ गया हूँ। राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे यूं लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उस मौत के उजाड़ वीराने में राजकुमार जिंदगी का फरिश्ता बनकर आया था। अच्छे राजकुमार, तुम दुश्मनों के दरमियान यहाँ तक कैसे पहुंच गई? राजकुमार ने सरगोशी में कहा, यह वक्त इन बातों का नहीं है, बस किसी न किसी तरह पहुंच गया हूँ। जिस दिन से सुना था कि डाकू तुम्हें अगवा करके ले गई हैं, मुझे किसी कल चैन नहीं पड़ रहा था। तुम ये बताओ कि डाकू लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी कोठरी के बाहर बड़ा जबरदस्त पहरा है। अंदर आने का रास्ता किस तरफ से है? शायद किले के बड़े दरवाजे की तरफ से है, मगर वहां से हरगिज अंदर आने की कोशिश न करना। ये बड़े जालिम लोग हैं। अगर तुम पकड़े गए तो ये तुम्हें जिंदा सलामत नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र न करो शकुंतला, मैं हर कीमत पर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, ख्वाह इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ऐसा न कहो राजकुमार, मैं मर जाऊं पर तुम सलामत रहो। क्या ये सलाखें नहीं तोड़ी जा सकती? राजकुमार ने सलाखों के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी, मगर सलाखें लोहे की थीं और इस कदर मजबूती के साथ पत्थरों में धंसी हुई थीं कि सारा जोर लगाने पर भी उनमें जरा सी भी जुम्बिश न हुई। राजकुमार ने कहा, मैं दरवाजे में से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, तुम तैयार रहना। भगवान के लिए अपनी हिफाजत करना, तुम बेफिक्र रहो। इतना कहकर राजकुमार वहां से आगे निकल गया। उसका ख्याल था कि वो किले के बड़े दरवाजे में से किसी न किसी पहरेदार को धोखा देकर अंदर दाखिल हो जाएगा, मगर ये उसकी भूल थी। उसे इल्म ही नहीं था कि एक डाकू उसका किले की सीढ़ियों से पीछा कर रहा था। अभी वो किले के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि डाकू ने पीछे से उसके गले में रुमाल डालकर मरोड़ा। करीब था कि वो एक ही झटके से काम तमाम कर देता कि राजकुमार ने बुलंद आवाज में कहा, मैं जयपुर का राजकुमार हूँ। डाकू ने हैरानी से राजकुमार को देखा और कहा, अगर तुम ये ना कहते तो तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होती। चलो आगे चलो। राजकुमार को सुल्ताना डाकू के सामने पेश कर दिया गया। सुल्ताना को जब मालूम हुआ कि वो जयपुर का राजकुमार है और राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वहां तक पहुंचा है, तो वो उसकी बहादुरी और जुर्रत से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा, राजकुमार, तुम एक दलेर और गैरतमंद शहजादे हो और मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, मगर इस वक्त मैं तुम्हारे सिवाय इसके और कोई सलूक नहीं कर सकता कि तुम्हें भी राजकुमारी के साथ ही कैद कर दूं। जब तक राजकुमारी के बाप से मेरी कोई बात तय नहीं होती, तुम्हें भी उसके साथ ही मेरी कैद में रहना होगा। राजकुमार ने कहा, सुल्ताना डाकू, मैंने सुना था कि तुम एक बहादुर शख्स हो और औरतों पर जुल्म नहीं करते, लेकिन राजकुमारी को कैद करके तुमने जवामर्दी का सबूत नहीं दिया। सुल्ताना डाकू मेज पर मुक्का मारकर बोला, खामोश, तुम मुझे नहीं जानते। जाओ जाकर राजकुमारी से पूछो कि क्या यहाँ उसकी इज्जत उसी तरह महफूज नहीं है जिस तरह उसके घर में महफूज थी। राजकुमारी को कैद में डालने के सिवा और कोई चारा ना था। उसके बाप ने रियाया को अपने जुल्म की चक्की में पीस रखा है। मैं गरीब लोगों को एक जालिम राजा के जुल्म और सितम से निजात दिलाना चाहता हूँ। अगर राजा ने तुम्हारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो
सुल्ताना ने दांत पीस कर कहा, तो इस राजकुमारी को मैं अपने हाथ से कत्ल करके लाश के टुकड़े उसके बाप के पास रवाना कर दूंगा। राजकुमार ने जोश में आकर कहा, मेरे होते हुए तुम शहजादी को हाथ नहीं लगा सकते। सुल्ताना ने एक जोरदार थप्पड़ राजकुमार के गाल पर मारते हुए कहा, फिर मुझे तुम्हारी लाश के टुकड़े भी साथ ही रवाना करने पड़ेंगे। ले जाओ, इसको और कैद में डाल दो। डाकू राजकुमार को ले गई और उन्होंने उसे भी ले जाकर राजकुमारी की कोठरी में बंद कर दिया। राजकुमारी उसे देखकर हैरान रह गई। क्या तुम भी पकड़े गए राजकुमार? हाँ राजकुमारी, तकदीर में यही लिखा था कि हमारी मुलाकात कैद खाने की कोठरी में हो। राजकुमारी ने उदास होकर सर झुका लिया। राजकुमार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं शकुंतला, हम किसी न किसी तरह यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे। ऐसा नामुमकिन है राजकुमार, शकुंतला ने आह भर कर कहा। तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए शकुंतला, मैं यहाँ से फरार होने की एक कोशिश जरूर करूँगा। राजकुमार बड़ा पुरुमीद था। उसे यकीन था कि अगर वो कोशिश करे तो वहाँ से फरार होने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। वो राजकुमारी का भी हौसला बढ़ा रहा था, मगर शायद उसे मालूम नहीं था कि वो किसी सरकारी जेल खाने में नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों की कैद में था जो सबके सब मफरूर मुलजिम थे और जेलों ही से फरार होकर भाग गए थे। और उन्हें खूब मालूम था कि एक मुजरिम भागने की क्या क्या तरकीबें करता है। चुनाचे किले के अंदर बाहर जगह जगह डाकुओं का पहरा था। राजकुमार जिस वक्त किले की हदूद में दाखिल हुआ था तो उन्हें इल्म हो गया था और एक डाकू उसके पीछे भी लग गया था, मगर वो चाहता था कि राजकुमार किले के अंदर पहुंच जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जो ही राजकुमार ने किले की छत से उतरकर सहन में कदम रखा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी राजकुमार एक राजे का बेटा था। उसे बचपन ही से जंग, फरार और बहादुरी और कभी हिम्मत ना हारने वाली तालीम दी गई थी। वो फरार के मंसूबे बनाने लगा। उसने देखा कि जो शख्स उसके लिए खाना लेकर आता है वो हमेशा दरवाज़ा खोलकर बाएं जाने वाले कबाड़ के पीछे से दाखिल होता है। वो औरत जो राजकुमारी की निगरानी करती है हमेशा शाम को आती है। इसके बाद वो आधी रात को एक चक्कर लगाती थी। इसका मतलब ये था कि राजकुमार रात के पिछले पहर वहां से फरार हो सकता था। वो दिल ही दिल में अपने मंसूबे पर गौर करने लगा। रात को खाना लेकर आने वाले डाकू का वक्त हुआ तो राजकुमार चौकन्ना होकर बैठ गया। उसने अपने हाथ में एक पत्थर थाम रखा था। ठीक वक्त पर कबाड़ बाएं तरफ से खुला और डाकू खाने की चंगेर लेकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि राजकुमार ने पत्थर उसके सर पर दे मारा। डाकू चकरा कर गिर पड़ा। राजकुमार ने जल्दी जल्दी उसकी मुश्कें कसकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हाय राम, ये तो मर जाएगा, मर जाने दो इसे, तो मेरे साथ आओ। राजकुमार ने डाकू का खंजर अपने हाथ में ले लिया और दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। असल में उसने बड़ी गलती की थी। उसे ये मालूम होना चाहिए था कि वो डाकुओं के किले में है और उस किले के नशेब फराज से नावाकिफ है। चुनाचे वही हुआ जिसका राजकुमारी को डर था। अभी किले के अंधेरे में बरामदे में ही थे कि पकड़ लिए गए। उन्हें सुल्ताना डाकू के सामने पेश किया गया। सुल्ताना ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान पर खेलकर भी जिद्दोजहद करते हैं। मैं तुम्हें इनाम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें सजा भी नहीं दे सकता। साथियों, इन्हें ले जाओ और इनके पाँव में जंजीरें डाल दो, इसलिए कि जब तक राजा कोई फैसला नहीं करता इनका हमारे यहाँ कैद रहना रियासत के गरीब और मजलूम आवाम के मुफाद के लिए ज़रूरी है। राजकुमारी और राजकुमार के पाँव में जंजीरें डाल दी गईं। राजा की तरफ से अभी तक कोई पैगाम नहीं आया था। सुल्ताना डाकू ने एक और प्यामबर को रियासत की तरफ रवाना किया। राजा ने उसके डाकू के हाथ पैगाम भेजा कि मैं सुल्ताना की सारी शर्तें मंजूर करता हूँ। मैं तहरीरी तौर पर रियाया के टैक्स मुआफ़ करता हूँ और अपनी राजकुमारी की रिहाई के लिए 10 लाख सोने के सिक्के देने पर राज़ी हूँ। ये पैगाम सुल्ताना डाकू के पास पहुंचा तो हर तरफ खुशी की एक लहर दौड़ गई। सुल्ताना ने यह खुशखबरी राजकुमारी और राजकुमार को भी पहुंचा दी। तय ये हुआ कि रात की तारीकी में राजा का वजीर और नायब वजीर ज़रूरी कागजात और दौलत लेकर मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाएगा। राजा को खबरदार कर दिया गया कि अगर उसने अंग्रेज़ फौज को इतला की तो ऐन मौका पर ही राजकुमारी को कत्ल कर दिया जाएगा। राजा ने कहलवा भेजा कि वो मुकम्मल राजदारी से काम लेगा। एक बाप अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए मजबूर हो गया था कि वो डाकुओं की हर शर्त मंजूर करे। तयशुदा वक्त और जगह के मुताबिक राजा के आदमी तहरीरी दस्तावेज और 10 लाख सोने के सिक्के लेकर आ गए। उधर से रहमत डाकू अपने साथियों समेत राजकुमारी को लेकर आ गया। राजकुमार को सुल्ताना डाकू ने कैद ही में रखा था। वो उसे सारा मामला तय हो जाने के बाद रिहा करना चाहता था। वजीर ने आगे बढ़कर राजा की दस्तखतशुदा दस्तावेज और सोने के सिक्के डाकू के हवाले किए। डाकू ने बंदूकें तान रखी थीं और उनके इर्द गिर्द भी निगरानी की जा रही थी कि कहीं उनके पीछे अंग्रेज़ की फौज ना आ रही हो। दस्तावेज और सोने के सिक्कों का संदूक लेकर रहमत डाकू ने राजकुमारी को वजीर के हवाले कर दिया। सुल्ताना डाकू ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक देखा तो खुश होकर बोला, राजा ने यह दौलत गरीब रियाया का खून चूस चूस कर जमा की है। मैं इसे तमाम की तमाम गरीबों में तकसीम कर दूंगा। फिर उसने वो दस्तावेज देखी जिस पर राजा ने लिख कर दे दिया था कि मैं आइंदा से अपनी रियाया से आग टैक्स, चूल्हा टैक्स वसूल नहीं करूंगा। रहमत ने पूछा, सरदार इसका क्या सबूत है कि वो दोबारा टैक्स वसूल करना नहीं शुरू कर देगा?
रियासत की रियायत से मालूम हो जाएगा। अगर राजा ने दोबारा टैक्स लगाया तो उसके महल को आग लगा दी जाएगी। मगर राजा ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया और उसने अपनी राय पर चूल्हा और आग टैक्स खत्म कर दिया। इसका सबसे बड़ा बाइस राजकुमारी थी, जिसको राजा ने मजबूर किया कि वो सुल्ताना डाकू के साथ अपने अहद को निभाए, इसलिए कि वो एक गैरतमंद, बहादुर और शरीफ डाकू है। उसने राजा को बताया कि उसने कैद में उसके साथ निहायत शरीफाना सलूक किया है। उन्हीं दिनों बंसी नाम के एक डाकू का बड़ा शोहरा सुना जाने लगा। मालूम हुआ कि यह डाकू महाराष्ट्र के सूबे से भागकर सुल्ताना डाकू के इलाके में आ गया है और लोगों पर बेहद जुल्म कर रहा है। वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी लूटता है और उनकी औरतों को कत्ल कर रहा है। सुल्ताना डाकू तक ये खबरें पहुंची तो वो गजबनाक हो गया। उसने रहमत से कहा, उस डाकू के गिरोह को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए। ये हमारे लिए कलंक का टीका साबित हो रहा है। मैं ये हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता कि मेरे इलाके में कोई डाकू गरीबों के जानो माल पर हमला करता फिरे। रहमत डाकू बोला, मैं अभी मुखबर भिजवाकर मालूम करता हूँ कि बंसी डाकू कौन से इलाके में घूम फिर रहा है। मैं एक दिन के लिए अपने पुराने दोस्त अहमद खान से मिलने शहर जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक ये तमाम मालूमात मुहैया हो जानी चाहिए। ऐसा ही होगा। मगर सरदार, आप शहर अकेले ही जाएंगे? हाँ रहमत, अहमद खान की बेटी की शादी होने वाली है। मैं अपने दोस्त की बेटी को शादी का तोहफा देना चाहता हूँ और वहाँ मेरा अकेला जाना ही मुनासिब है। तुम फिक्र न करो। जैसे आपकी मर्जी सरदार। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरे दिन पौ फटने से पहले पहले सुल्ताना डाकू रहमत डाकू ने आम देहातियों का लिबास पहना, घोड़ों पर सवार हुए और अपनी कमीनगाह से निकलकर शहर की जानिब रवाना हुए। शहर वहाँ से 30 कोस के फासले पर था। दोनों डाकू और दोनों दोस्त दोपहर के करीब शहर पहुँच गए। ये शहर इतना बड़ा नहीं था, फिर भी काफ़ी बारौनक था। सुल्ताना डाकू ने अपना हुलिया बदल रखा था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान सकता था। शहर में दाखिल होकर वो घोड़ों से उतर गए और अहमद खान की हवेली की तरफ चल पड़े। अहमद खान सुल्ताना का बचपन का दोस्त था। वो एक ही गांव में पैदा हुए थे और उन्होंने एक ही मौलवी साहब से शुरू में पढ़ा था। फिर वो दोनों दोस्त एक साथ उसी गांव में खेल कूद कर बड़े हुए थे। ये किस्मत की बात थी कि सुल्ताना बड़ा होकर डाकू बन गया और अहमद खान ने शहर में आकर चमड़े का कारोबार शुरू कर दिया। फिर भी वो एक दूसरे से मिलते रहे। अहमद खान अगर अपने कारोबार के सिलसिले में उस जंगल से गुजरता जहाँ सुल्ताना डाकू मुकीम होता तो वो उसे ज़रूर मिलता। और इसी तरह सुल्ताना डाकू भी कभी कभी अहमद खान से मिलने छुप छुपा कर उसके घर आ जाया करता। पुलिस को मालूम था कि अहमद खान सुल्ताना का दोस्त है, मगर उसने कभी पुलिस को नहीं बताया था कि सुल्ताना डाकू उसके घर आया हुआ है। वो सुल्ताना का दोस्त था और दोस्त के साथ गद्दारी करना दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह है। सुल्ताना डाकू को मालूम हुआ कि अहमद खान अगले माह अपनी बेटी की शादी कर रहा है। चुनाचे वो इस सिलसिले में अहमद खान के यहाँ अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रहा था। उसके दोस्त की बेटी उसकी अपनी बेटी थी। वो जिस कदर भी मदद कर सकता था शादी के मौका पर उसकी मदद करना चाहता था। रहमत के साथ चलता हुआ वह मुख्तलिफ गलियों में से गुजरता अहमद खान की हवेली के बाहर पहुंच गया। ड्योड़ी में उसने अंदर पैगाम भिजवाया, खान साहब से कहो उसका दोस्त शरीफ उससे मिलने आया है। खादिम पैगाम लेकर अंदर आ गया तो अहमद खान खुद इस्तकबाल के लिए ड्योड़ी में आ गया। उसने सुल्ताना और रहमत की बेहद खातिर मदारत की। सुल्ताना ने कहा, खान, मैं ज़्यादा देर तुम्हारे यहाँ ठहर कर तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। हालात ज़्यादा संगीन हो गए हैं। अंग्रेज़ी फ़ौज शिकारी कुत्तों की तरह पुलिस के साथ मेरा पीछा करती रहती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम बैठे बिठाए किसी मुसीबत में फंस जाओ। अहमद खान ने सीने पर हाथ रखकर कहा, सुल्ताना, तुम मेरे यार हो। यार के लिए मेरी जान भी हाजिर है। तुम बिला रोक टोक मुझसे मिलने आया करो। पुलिस की जुर्रत नहीं कि मेरी हवेली में कदम रख सके। अगर किसी ने तुझ पर हाथ डाला तो उसे अहमद खान की लाश पर से गुजर कर जाना होगा। मैं जानता हूँ अहमद खान, तुम एक बहादुर इंसान और बेहतरीन दोस्त हो, फिर भी तुम एक बाल बच्चेदार शरीफ इंसान हो। मैं तुम्हें हर किस्म की मुसीबत से दूर रखना चाहता हूँ। सुल्ताना डाकू ने रहमत की तरफ इशारा किया। रहमत डाकू ने कमर के गिर्द लिपटा हुआ एक पटका खोला और उसमें से सोने के 1000 सिक्के बरामद हुए। बेटे की शादी के लिए अपनी दोस्त की तरफ से यह हकीर तोहफा कबूल करो। खान, इनकार मत करना वरना मुझे तकलीफ़ होगी, इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। अहमद खान कहने लगा, सुल्ताना, तुमने ये तकल्लुफ़ क्यों किया? तुम वैसे आकर मुझे मुबारकबाद दे देते तो मेरे लिए वही बहुत था। मैं अब भी समझता हूँ खान कि मैंने सिर्फ बेटी की शादी की मुबारकबाद ही दी है। इस सूखी मुबारकबाद को कबूल करके मेरी इज्जत अफजाई करो खान। ये तुम खुद अपनी बेटी के हाथ पर रखो। अहमद खान ने अपनी बेटी को बुलाया, जो दुपट्टा ओढ़े सर झुकाए अंदर दाखिल हुई और चचा को सलाम करके एक तरफ अदब से बैठ गई। सुल्ताना ने उठकर बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और 1000 तलाई सिक्कों की थैली उसकी झोली में रख दी। बेटी, अपने हकीर चचा की जानिब से कबूल करो। ये लूट मार की दौलत नहीं है बेटी, बल्कि ये मेरे उस रुपए की कमाई है जो मैंने बेंगलोर और आंध्र प्रदेश के सेठों के पास मुख्तलिफ कारोबार में लगा रखा है। इसके बाद सुल्ताना डाकू रहमत उठकर जाने लगे तो अचानक नौकर घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और बोला,
हजूर बाहर पुलिस आ गई है। अहमद खान ने बेटी को जनान खाने पहुंचवा दिया और बोला, सुल्ताना मेरे साथ आओ। अहमद खान ने नौकर से कहा कि वो थानेदार से कहे कि मैं अभी आ रहा हूँ, उन्हें ड्योढ़ी में बिठाकर उनकी खातिर मदारत करो। नौकर बहुत बेहतर हजूर कहकर बाहर निकल गया। अहमद खान ने सुल्ताना और रहमत को साथ लिया और सीढ़ियाँ उतरकर हवेली के तय खाने में आ गया। तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो और हरगिज़ फिक्र न करना, पुलिस अहमद खान की लाश पर से गुजरकर तुम तक आएगी। अहमद खान, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, अपना ख्याल रखना, अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर अहमद खान तय खाने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। सुल्ताना ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और रहमत डाकू से कहने लगा, अगर पुलिस ने अहमद खान के साथ तशद्दुद किया तो मैं उससे ऐसा इंतकाम लूँगा जिसे वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। रहमत खान ने कहा, मेरे ख्याल में पुलिस ऐसा नहीं करेगी। बहरहाल वो दोनों डाकू हवेली के तय खाने में बैठे हालात का इंतज़ार करने लगे। अहमद खान ड्योढ़ी में पहुंचा तो थानेदार उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ 3 सिपाही भी थे। अहमद खान उन्हें बड़े इत्तेफाक से मिला। थानेदार मकंदलाल के चेहरे पर करख्तगी के आसार थे। उसे उसके मुखबर ने बड़ी सही इतला दी थी कि सुल्ताना डाकू खान की हवेली में अपने साथी के हमरा छुपा हुआ है। उसने छूटते ही कहा, खान साहब, अगर आप इस वक्त सुल्ताना डाकू को पुलिस के हवाले कर दें तो न सिर्फ ये कि आपको भारी इनाम मिलेगा, बल्कि अंग्रेज़ आपकी ज़मीनें भी वागुजार कर देगी। अहमद खान ने बनावटी हैरानी से कहा, आप कौन से सुल्ताना डाकू की बात कर रहे हैं महाशय जी? मकंदलाल हंस दिया। इतने भोले ना बने खान साहब, आप सुल्ताना डाकू से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमें यह भी मालूम है कि वो आपका बचपन का दोस्त है और आपसे मिलने अक्सर यहाँ आया करता है। वो इस वक्त भी आपकी हवेली में है। आपके लिए यही बेहतर है कि सुल्ताना डाकू को पुलिस के हवाले कर दें। अहमद खान ने कहा, आपको किसी ने गलत इतला दी है थानेदार साहब। सुल्ताना डाकू मेरा बचपन का दोस्त ज़रूर है। हम एक ही गांव में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, मगर हमारी राहें जुदा जुदा हो गईं। उसने अपने लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। सुल्ताना डाकू मुझसे कभी नहीं मिला और इस वक्त तो उसके हवेली में मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थानेदार ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, हमें मजबूरन हवेली की तलाशी लेनी पड़ेगी खान साहब। आप ऐसा नहीं कर सकते। घबराएं नहीं, हम तलाशी की इजाज़त लेकर यहाँ आए हैं। हमें कानून की तरफ से इजाज़त है कि हम सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करने के सिलसिले में आपके घर की तलाशी लें। अब अहमद खान परेशान हो गया। अगर सिपाहियों ने हवेली की तलाशी ली तो कहीं सुल्ताना गिरफ्तार ना हो जाए। अगर सुल्ताना खान की हवेली में गिरफ्तार हो गया तो ये खान के लिए बड़ी जिल्लत का बायस होगा कि उसके घर में उसका एक मुखलिस दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया, ख़ास तौर पर जबकि वो उसकी बेटी की शादी का तोहफा लेकर आया था। अहमद खान कश्मकश में फंस गया। सिर्फ एक ख्याल उसे तसल्ली दे रहा था कि हो सकता है वो तय खाने के दरवाजे तक ना पहुंच सकें, मगर सिपाही तो मुजरिम की भू सूंघ लेते हैं। अहमद खान के सामने अब सिवाय इसके और कोई चारा ना था कि वो पुलिस को तलाशी की इजाज़त दे दे। अगर आप तलाशी ही लेना चाहते हैं और कानून ने आपको इजाज़त भी दे दी है तो बेशक तलाशी ले लीजिए, मुझे आपसे यही तवक्को थी। थानेदार ने सिपाहियों को साथ लिया और हवेली की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अहमद खान ने औरतों को जनान खाने में भिजवा दिया। सिपाही थानेदार के साथ एक एक कमरे में जाते, उसकी हर एक शय को उलट पलट कर देखते, चारपाइयों और संदूकों तक को उलट देते। वो बड़ी बेरहमी से तलाशी ले रहे थे। अहमद खान को बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर वो खामोश था। इसलिए मसलहत इसी में थी कि वो जज्बात पर काबू पाकर रखे। सिपाही अब उस कमरे में आ गए जहाँ से खुफिया दरवाज़ा नीचे उस तय खाने को जाता था, जहाँ सुल्ताना डाकू अपने साथी रहमत के साथ मौजूद था। पुलिस उस कमरे में दाखिल होकर चीज़ों को उलट पलट करने लगी। सिपाही पलंगों मेज़ों के नीचे झांकते, अलमारियों को खुलवा खुलवा कर देखते, संदूकों को डंडों से ठोक बजा कर देखते। अहमद खान का दिल धड़कने लगा था। उसे यही डर था कि कहीं पुलिस को तय खाने के खुफिया रास्तों का इल्म ना हो जाए। ये खुफिया रास्ता एक दीवार में से नीचे जाता था। दीवार पर दरवाजे का कोई निशान तक ना था, सिर्फ एक तस्वीर का चौकटा लगा था। उस चौकटे के पीछे वो छोटा सा हैंडल था जिसे घुमाकर तय खाने का दरवाज़ा खुलता था। थानेदार तस्वीर के चौकटे के सामने जाकर खड़ा हो गया। अहमद खान का सांस ऊपर का ऊपर रह गया। थानेदार ने तस्वीर को गौर से देखकर कहा, ये आपके दादाजान की तस्वीर है? जी हाँ। इसमें रंग किसने भरा है? दिल्ली के एक आर्टिस्ट से रंग भरवाया था। बहुत खूबसूरत रंग भरा है उसने। और थानेदार ने तस्वीर के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उस वक्त अगर वो एक लम्हे के लिए तस्वीर को अपनी जगह से उतार लेता तो नीचे तय खाने का हैंडल निकल आता, मगर खुदा का शुक्र रहा कि उसने तस्वीर पर हाथ फेरने के बाद आगे बढ़ते हुए कहा, खान साहब, अगर अब भी आप पुलिस के साथ ताउन करें और सुल्ताना डाकू हमारे हवाले कर दें तो इसमें आप ही की बेहतरी होगी। थानेदार साहब, आप बार बार ऐसा कहकर मेरी तौहीन कर रही हैं और मुझे मुल्जिम साबित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं इस शहर का एक वाइज्जत शहरी हूँ और आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने सुल्ताना डाकू को पनाह दे रखी है। थानेदार ने कहका लगाया, अभी मालूम हो जाता है खान साहब। इसके साथ ही थानेदार ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जनान खाने में जाकर तमाम औरतों को बाहर निकालकर वहां हाजिर किया जाए। अहमद खान जोश में आ गया।
थानेदार साहब, अगर आपने मेरे घर की खवातीन की बेइज्जती करने की कोशिश की तो नतीजे की जिम्मेदारी आप पर होगी। थानेदार ने कहका लगाया, मेरे पीछे अंग्रेज की ताकत है अहमद खान। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी हवेली को आग लगा सकता हूँ। तुम्हारे घर की तमाम औरतों को गिरफ्तार करके थाने बुला सकता हूँ। देखता हूँ मुझे कौन माई का लाल रोकता है। उसने सिपाहियों से कहा, जनान खाने के दरवाजे तोड़ दिए जाएं। अहमद खान उछलकर सिपाहियों के आगे जा खड़ा हुआ। अगर किसी ने जनान खाने की तरफ जाने की कोशिश की तो उसकी लाश यहाँ तड़प रही होगी। थानेदार ने ऊंची आवाज में कहा, अहमद खान, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करो। अहमद खान ने गरज कर कहा, अगर कानून मेरी इज्जत पर हमला करता है तो मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा। बहुत बेहतर, मैं अंग्रेज फौज के साथ अब तुम्हारी हवेली में आऊंगा और देखता हूं मुझे तुम्हारे घर की औरतों को हथकड़ियां डालने से कौन रोक सकता है। अहमद खान ने कोई जवाब ना दिया। थानेदार सिपाहियों को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। यह सारी कार्रवाई तय खाने के दरवाजे के साथ लगा सुल्ताना डाकू सुन रहा था। थानेदार के जाते ही वो तय खाने का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसने अहमद खान को सीने से लगाकर कहा, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया है खान, अब मुझे अपनी दोस्ती का हक अदा करने दो। रहमत, मेरे साथ आओ। अहमद खान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो सुल्ताना? अहमद खान, मैं बड़ी आसानी से बाहर आकर थानेदार और उसके तीनों साथियों को गोली का निशाना बना सकता था, मगर ऐसा करने में तुम्हारी गिरफ्तारी और बदनामी होती। थानेदार ने तुम्हारे घर की औरतों के बारे में बेइज्जती के लफ्ज़ कहकर मेरी बेटी और मेरी बहनों की बेइज्जती की है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि गोरा फौज के सिपाहियों को साथ लेकर यहाँ आए और मेरी बेटी और बहनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाए, सिर्फ इस जुर्म में कि अहमद खान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। तुम फिक्र न करो, मैं थानेदार और उसके सिपाहियों से इंतकाम लूँगा। वो थाने पहुँचने से पहले पहले गायब कर दिए जाएंगे और अंग्रेज़ का बाप भी अगर चाहे तो उनकी लाशें तलाश न कर सकेगा। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त। सुल्ताना अहमद खान के जवाब का इंतजार किए बगैर रहमत डाकू को साथ लेकर बिजली जैसी तेजी के साथ हवेली के बाहर निकल गया। मोहल्ले से बाहर पीपल के दरख्त तले उसके घोड़े घास चर रहे थे। वो घोड़ों पर सवार हुए और थानेदार के ताक़ुब में रवाना हो गए। थानेदार और सिपाही अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। शहर का थाना शहर की चारदीवारी से बाहर एक पुराने मंदिर के पहलू में था। गर्मी का मौसम था, धूप खूब चमक रही थी। शहर से बाहर निकलकर थानेदार ने एक जगह दरख्तों का साया देखा तो सिपाहियों से कहा, अरे इन खेतों से 2-4 तरबूज तो तोड़ो, बड़ी प्यास लग रही है। सिपाही तरबूज तोड़कर ले आए। थानेदार घोड़े से उतरकर आम के पेड़ की छांव में बैठ गया और तरबूज खाने लगा। सुल्ताना डाकू ने दूर से अपने शिकार को देख लिया था। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ रहमत के साथ वहां आन पहुंचा। उसने अपना हुलिया बिल्कुल तब्दील कर रखा था। अगर गौर से देखा जाए तो मालूम हो जाता था कि यह सुल्ताना डाकू है। उसने मुंह सर के गिर्द कपड़ा लपेट रखा था। सुल्ताना डाकू थानेदार के पास पहुंचकर घोड़े से उतर गया। क्यों जनाब, एक मुसाफिर को भी तरबूज खाने को मिल जाएगा। रहमत भी सुल्ताना के साथ ही घोड़े से उतर गया। थानेदार ने गुस्से में मुसाफिर की तरफ देखा और गुर्राया, कौन हो तुम? तुम्हें इस शहर के थानेदार से तरबूज मांगने की जरूरत कैसे हुई? सुल्ताना ने बड़ी आजिजी से कहा, हजूर गलती हो गई, बड़ी भूख लगी थी, मुआफ कर दें। थानेदार ने गाली देकर कहा, तुम्हें हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा दी जाएगी। सिपाहियों, इन दोनों उल्लू के पट्टों को गिरफ्तार कर लो और इनके घोड़े अपने कब्जे में कर लो। थानेदार का हुक्म पाते ही तीनों सिपाही आगे बढ़े। सुल्ताना डाकू और उसका साथी रहमत इस इंतजार में थे कि वो आगे आएं। दोनों डाकू अब ठग बन चुके थे और उन्होंने मरोड़ियां देकर रुमाल हाथों में थाम रखे थे। एक सिपाही दूसरी जानिब जाकर सुल्ताना और रहमत के घोड़ों को बांधने लगा। 2 सिपाही हथकड़ियां लेकर सुल्ताना और रहमत को पहनाने लगे। अभी उन्होंने हथकड़ियों वाला हाथ आगे ही बढ़ाया था कि सुल्ताना डाकू और रहमत डाकू सिपाहियों की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। शरीफ आ गया है। सुल्ताना ने सरगोशी की। रहमत ने सरगोशी में जवाब दिया, शरीफ आ गया है। इसके साथ ही सिपाहियों की आंखों के सामने बिजली सी चमकी और उनकी गर्दनों के मनके टूट चुके थे। वो जमीन पर मुर्दा होकर गिरे ही थे कि सुल्ताना डाकू ने लपक कर अपना खंजर थानेदार की गर्दन पर रख दिया और रहमत डाकू ने घोड़ा बांधते सिपाही की गर्दन में रुमाल डालकर झटका दिया और वो भी मुर्दा होकर गिर पड़ा। थानेदार तो हक्का बक्का रह गया। तरबूज उसके हाथ से गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने 10 सेकंड के अंदर अंदर उसके तीनों सिपाही हलाक कर दिए गए थे। सुल्ताना डाकू ने कपड़ा मुंह के आगे से हटा लिया और थानेदार की तरफ खूंखार आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पहचानते हो मुझे मकंदलाल? तुम? हाँ। मैं कौन? सुल्ताना डाकू। हाँ, सुल्ताना डाकू। जिस वक्त तुम मेरे दोस्त अहमद खान के घर की तलाशी ले रहे थे, मैं नीचे तय खाने में छुपा तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम जिस तरह ताकत के घुमंड में मेरे दोस्त अहमद खान के घर की खवातीन के बारे में बेइज्जती के अल्फाज बोल रहे थे, मैं वो भी सुन रहा था। और मैंने ये भी सुन लिया था कि तुम अंग्रेज फौजी लेने जा रही हो ताकि मेरे दोस्त की खवातीन को गिरफ्तार करके थाने में जलील करो, सिर्फ इसलिए कि तुम अहमद खान से ये पूछना चाहते थे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ और अभी थोड़ी देर में तुम्हारी लाश भी यहाँ पड़ी होगी। थानेदार मकंदलाल का रंग जर्द हो गया। उसके बदन का लहू खुश्क होने लगा। सुल्ताना डाकू को अपने सामने देखकर उसकी रूह लरज उठी थी।
वो समझ गया था कि अब उसका अंजाम करीब है, क्योंकि सुल्ताना डाकू अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लिया करता है। फिर भी उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ़ कर दो सुल्ताना डाकू, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दूं कि तुम थाने जाकर अंग्रेज कमिश्नर को यह बता सको कि सुल्ताना डाकू अहमद खान की हवेली में पनाहगजीन था और यह कि अहमद खान को गिरफ्तार किया जाए? हरगिज नहीं। अब मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर अपने दोस्त अहमद खान को मुसीबत में गिरफ्तार नहीं करवा सकता। अब तो तुम्हें वाज़ेह सबूत मिल गया है कि अहमद खान ने मुझे पनाह दे रखी थी। अब तो तुम उसे कभी मुआफ़ नहीं करोगे। तुम और तुम्हारा अंग्रेज कमिश्नर तो मेरे दोस्त का जीना हराम कर देगा। थानेदार ने हाथ बांध कर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। सुल्ताना डाकू ने खंजर की नोक थानेदार की गर्दन पर चुभोते हुए कहा, मेरे प्यारे थानेदार, तुम कौन सी मौत पसंद करोगे? खंजर से हलाक होना ज्यादा पसंद करोगे या रुमाल का झटका पसंद करोगे? बोलो यार, क्यों रहमत, तुम्हारा क्या ख्याल है? रहमत ने कहा, झटका ज्यादा बेहतर होगा, मगर सरदार जरा जल्दी। फिक्र ना करो। सुल्ताना डाकू ने पलक झपकते में रुमाल थानेदार की मोटी गर्दन के गिर्द डाल दिया। थानेदार थर थर कांप रहा था और सुल्ताना उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो तुम मेरे दोस्त के घर की खवातीन को गिरफ्तार करना चाहते थे? इससे पेशतर के थानेदार कुछ कहता, सुल्ताना डाकू ने एक जोरदार झटका दिया और थानेदार की गर्दन लटक गई। रहमत ने कहा कि अब फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दूर से कुछ लोग उस तरफ चले आ रहे थे। सुल्ताना डाकू और रहमत दोनों घोड़ों पर सवार हुए। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई और सुधाए हुए वफादार घोड़े मालिक का इशारा पाते ही हवा हो गए। बहुत जल्द वो शहर की हदूद से निकलकर खुले खेतों और खुले मैदानों में आ गए। वो सरपट घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। वो जल्द से जल्द अपनी कमीनगाह में वापस जाना चाहते थे। नजीबाबाद के जंगलों में पहुंचकर उन्होंने घोड़ों की रफ्तार धीमी कर दी और शाम के अंधेरे अभी पूरी तरह से नहीं फैले थे कि वो पुराने किले के खंडर में आ गए। थानेदार और सिपाहियों की मौत के बाद पुलिस ने सुल्ताना डाकू के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। अंग्रेजी फौज ने नजीबाबाद के जंगल में जगह जगह छापे मारे, मगर सुल्ताना डाकू उनके हाथ न लगा। उसकी वजह यह थी कि सुल्ताना के खबर देने वाले उसे एक रोज़ पहले पुलिस और फौज की आमद के बारे में इतला कर देते थे और सुल्ताना डाकू अपने गिरोह को लेकर वहां से आगे की तरफ निकल जाता था। इस सूरत हाल से डाकू भी तंग आ गए। चुनाचे सुल्ताना ने रहमत से मशवरा करने के बाद पुराने किले से ठिकाना बदल लिया। अब वो जयपुर रियासत के इर्द गिर्द के इलाके में फैल गया और पुरानी झीलों के वीरान खंडरों को अपना मस्कन बना लिया। उस रियासत में सुल्ताना डाकू पहली बार डाके डालने की नीयत से आया था। वो इस इलाके का पूरा जायजा लेना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने और रहमत ने किसानों का भेष बदला और एक कस्बे की तरफ रवाना हो गया। ये कस्बा रियासत का एक बहुत बड़ा कस्बा था और यहाँ उसने सुन रखा था कि बड़े बड़े अमीर सेठ रहते हैं। वो अपनी आंखों से उनकी दौलत और अमारत का जायजा लेना चाहता था। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और फिजा में काफ़ी तपिश थी। दोनों डाकू सफ़र करते करते बड़े कस्बे से 1 मील इधर एक गाँव में पहुँचे। उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। जयपुर का इलाका ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पानी के बहुत ही कम कुएँ पाए जाते हैं। रहमत और सुल्ताना डाकू गांव में पहुंच गए तो उन्होंने एक बबोल के दरख्त की छांव तले अपने घोड़ों को बांधा और एक देहाती मकान का जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें अंदर से किसी औरत के हौले हौले रोने की आवाज़ आई। वो बड़े परेशान से हुए कि ये माजरा क्या है। ज़रूर वहाँ किसी की मरग हो गई है। दूसरी बार दस्तक देने के बाद एक उधेड़ उम्र आदमी ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है बाबा? उधेड़ उम्र के देहाती ने पूछा। सुल्ताना डाकू ने कहा, हम मुसाफिर हैं, प्यास लगी है, क्या पीने को पानी मिल जाएगा? अभी लाता हूँ। ये कहकर उधेड़ उम्र का आदमी अंदर चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में पानी से भरा हुआ लोटा था। दोनों डाकू ने ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सुल्ताना डाकू ने पूछा, मियाँ जी क्या बात है, ये बहन जी क्यों रो रही हैं? उधेड़ उम्र आदमी ने आह भर कर कहा, आप लोग सुनकर क्या करेंगे, जो हमारे लेखों में लिखा था मिल गया। डाकुओं का तजस्सुस बढ़ गया। रहमत बोला, फिर भी कुछ तो मालूम हो कि आखिर बात क्या हो गई है। इस पर उधेड़ उम्र आदमी ने कहा, अंदर आकर बैठ जाओ, फिर हमारी बिपता भी सुन लो। रहमत और सुल्ताना दालान में चारपाई पर बैठ गई। एक औरत जरा परे पीढ़ी पर बैठी चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। उधेड़ उम्र के आदमी ने बताया कि उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी। वो 1 हफ्ता हुआ नौकरी करने अजमेर शरीफ गया है। कल रात डाकू उनके घर में आए और उनकी बहू को उठाकर ले गए। सुल्ताना कांप उठा। आपकी बहू को डाकू उठाकर ले गए? हाँ, हमारी इज्जत बर्बाद कर गए। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आपकी बहू किस गांव से आई थी बाबा? झलोनी, जिला नजीबाबाद से। चंदा उसका नाम था। चंदा से भी प्यारी थी हमारी बहू रानी। एकदम सुल्ताना के दिल को झटका सा लगा। क्या ये चंदा वही लड़की है जिसके सर पर उसने पगड़ी फाड़कर दुपट्टा दिया था और जिसे उसने अपनी बेटी बनाया था? यकीनन ये वही चंदा थी। सुल्ताना डाकू ने पूछा, बाबा वो डाकू किस तरफ को गए थे? उस आदमी ने बताया कि उसने उन्हें मगरिब की तरफ जाते देखा था। सुल्ताना समझ गया कि यह जलील हरकत सिवाय बंसी डाकू के और किसी की नहीं हो सकती थी। वही गरीबों की इज्जत और जानो माल का दुश्मन बनकर वहां नाजिल हुआ था और अब उसकी ये जुर्रत कि वो सुल्ताना डाकू की मुंह बोली बेटी को उठाकर ले गया।
रहमत उठो, मेरे साथ आओ। सुल्ताना ने बाबा से कहा, बाबा तुम फिक्र ना करो, मैं जब तक तुम्हारी बहू को तुम्हारे कदमों में ना लाऊंगा एक पल भी चैन से ना बैठूंगा। मैंने चंदा के सर पर दुपट्टा उड़ाकर उसे अपनी बेटी बनाया था, वो आपकी बहू नहीं मेरी बेटी भी है। इतना कहकर सुल्ताना डाकू ने रहमत को साथ लिया और बंसी डाकू की तलाश में रवाना हो गया। गुस्से से उसका खून खौल रहा था। वो चाहता था कि बंसी डाकू से कहीं नजर आ जाए और वो उसकी आंखें नोच ले। दोनों दोस्त डाकू बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ अपने दुश्मन की कमीनगाह की तरफ बढ़ रहे थे। डाकू होने की वजह से उन्हें खूब मालूम था कि एक डाकू जयपुर जैसे इलाके में कहाँ छुप सकता था। इस इलाके में कहीं तो रेत के मैदान थे और कहीं इस कदर गुंजान दरख्तों के झुंड के हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। वो रियासत की पुरानी झीलों में पहुंच गई। उन झीलों के बीच में कहीं कहीं संगमरमर की 12 दरिया बनी थीं जो वीरान नजर आ रही थीं। उनके किनारे किनारे दरख्तों के झुंड थे। सुल्ताना ने रहमत से कहा, बंसी डाकू इन्हीं झुंडों में कहीं छुपा हुआ है, मेरे साथ आओ, हम दूसरी जानिब से आकर इन दरख्तों में देखते हैं। वो जनूब मशरिक की तरफ मुड़ गए। यहाँ किसी पुराने महल की शिकस्ता दीवार शुरू हो गई थी। कहीं कहीं महल के गिरे पड़े पत्थरों के ढेर पड़े हुए थे। रहमत ने कहा, मेरा ख्याल है बंसी यहीं कहीं है। इतने में अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उन्हें किसी लड़की की चीख सुनाई दी। ये चंदा की चीख थी। सुल्ताना डाकू ने चंदा की आवाज़ पहचान ली। वो लपक कर पत्थरों के ढेर से बाहर निकले तो सामने उन्होंने एक दिलखराश मंजर देखा। चंदा एक दरख्त के साथ बंधी हुई थी और एक डाकू से हंटर से मार रहा था। उसके पीछे बंसी डाकू खड़ा मस्ती में झूम रहा था। कुछ और डाकू जरा परे जमीन पर बैठे थे। सुल्ताना डाकू का पारा एकदम चढ़ गया। रहमत, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहमत ने सुल्ताना का हाथ थामकर कहा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, डाकू तादाद में ज्यादा हैं। सुल्ताना ने रहमत का हाथ झटक कर कहा, यह तुम सुल्ताना डाकू से कह रहे हो जिसने गरीबों की मदद करते हुए अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। इतना कहकर सुल्ताना डाकू ने पत्थरों की आड़ लेकर बंसी डाकू के सर का निशाना लिया और गोली चला दी। एक धमाके की आवाज के साथ बंसी डाकू की खोपड़ी उड़ गई और वह कटे हुए दरख्त की तरह धप से जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही सुल्ताना डाकू की दूसरी गोली ने उस डाकू को हलाक कर दिया जो चंदा को हंटर मार रहा था। रहमत ने तीसरी गोली से बैठे हुए डाकू में से एक को हलाक कर दिया। बाकी डाकू एकदम दरख्तों के पीछे छुप गए और गोलियां बरसाने लगे। सुल्ताना और रहमत गोलियां चलाते रेंगते हुए डाकुओं के करीब पहुंच गए। उन्होंने पै दर पे फायरिंग करके 3 और डाकुओं को हलाक कर दिया। अब वो उस दरख्त के करीब पहुंच गए थे जहां चंदा बंदी हुई थी। सुल्ताना ने थैले में से गोलियां निकालकर बंदूक में भरी और मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। वो डाकुओं को इतनी मोहलत नहीं देना चाहता था और चंदा की जिंदगी हर कीमत पर बचाना चाहता था। रहमत रेंगता हुआ दरख्तों के अकब में चला गया। वहां से उसने गोली चलाकर एक डाकू को मार डाला। उसका साथी दरख्त के ऊपर चढ़कर सुल्ताना डाकू पर फायरिंग करना चाहता था कि रहमत की एक ही गोली ने उसे हलाक करके मुर्दा चूहे की तरह नीचे फेंक दिया। रहमत, आगे बढ़ो, सुल्ताना ने चीख कर कहा। साथ ही उसने डाकुओं से कहा, हथियार फेंक दो, तुम्हारा सरदार मारा जा चुका है, मैं सुल्ताना डाकू बोल रहा हूँ। सुल्ताना डाकू का उन पर इस कदर रोब पड़ा कि उन्होंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रहमत और सुल्ताना ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। कुछ डाकू गोली खाकर गिरे और बाकी भाग गए। सुल्ताना ने आगे बढ़कर चंदा को दरख्त से अलग किया और उसके सर पर दुपट्टा डालकर बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं चंदा बेटी? मुझे इस वक्त कुछ नजर नहीं आता। मैं सुल्ताना हूँ बेटी, जिसने तुझे एक रोज अपनी मुंह बोली बेटी कहकर सर पर दुपट्टा उड़ाया था। चंदा ने एहसान भरी नजरों से सुल्ताना को देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, अगर आप इस वक्त रहमत का फरिश्ता बनकर ना आते तो ये लोग मेरे साथ जाने क्या सलूक करते। अब मत घबराओ चंदा, हम तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर ले जा रहे हैं। तुम्हारी सास और ससुर तुम्हारे इंतजार में परेशान हो रहे हैं, हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। उन्होंने चंदा को एक डाकू के घोड़े पर बिठाया और उसके दाएं बाएं अपने घोड़े कदम कदम बढ़ाते चंदा के ससुराल की जानिब रवाना हो गए। मुझे प्यास लगी है, रास्ते में एक झील आती है बेटी, वहां पानी मिल जाएगा। कोई 6 मील सहरा में सफर करने के बाद एक झील मिली जिसका पानी गदला हो रहा था। सुल्ताना डाकू रहमत ने चंदा को सहारा देकर घोड़े पर से उतारा और जमीन पर कंबल बिछाकर बिठा दिया। पानी पीकर चंदा की तबीयत संभली तो उसने सारा वाकया सुनाया कि किस तरह डाकू उनके घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस आए और उसे उठाकर ले गए। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि सुल्ताना उसकी मदद को पहुंच गया। सुल्ताना ने उसे बताया कि कैसे वो उसके ससुराल के गांव में से गुजरे। उन्हें प्यास लगी तो इत्तेफाक से जिस घर से उन्होंने पानी पिया वो उसका ससुराल का था। वहां उन्हें मालूम हुआ कि चंदा को डाकू अगवा करके ले गए हैं और वो उसकी तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा सफर की तैयारी शुरू कर दी। सुल्ताना डाकू चंदा को सहारा देकर घोड़े पर सवार करवा रहा था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई और सुल्ताना डाकू लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। रहमत ने एकदम सुल्ताना को एक तरफ खींच लिया और जिधर से गोली चली थी उधर फायरिंग शुरू कर दी। गोली सुल्ताना के पेट में लगी थी और खून बहने लगा था। फिर भी वो पत्थरों की ओट में होकर दुश्मन पर फायरिंग करने लगा। रहमत, पीछे से जाकर हमला करो।
चंदा इन पत्थरों की ओट में हो जाओ। रहमत रेंगता हुआ दरख्तों के अकब में जा निकला। यहाँ उसने एक डाकू को देखा जो बंसी का साथी था और दरख्त के साथ लगा उस तरफ गोलियां चला रहा था जिधर सुल्ताना डाकू और चंदा छुपे हुए थे। रहमत ने निशाना बांधा और गोली चला दी। गोली सीधी डाकू की गर्दन में लगी और वह जहां बैठा था वहीं लुढ़क गया। रहमत उसकी लाश को वहीं छोड़कर सुल्ताना डाकू की तरफ आया। ज्यादा खून बह जाने से सुल्ताना पर कमजोरी छा रही थी, फिर भी वह बड़े हौसले से उठा और घोड़े पर सवार हुआ। हमें चंदा की अमानत को उसके घर पहुंचाना है रहमत। दोनों डाकू चंदा को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़े। अगरचे रहमत ने सुल्ताना के पेट पर कसकर कपड़ा बांध दिया था, मगर खून बराबर बह रहा था। राइफल की गोली पेट में लगकर दूसरी तरफ से गहरा शगाफ डालती हुई निकल गई थी। ज्यादा खून बह जाने से सुल्ताना का रंग जर्द होना शुरू हो गया था। रहमत ने कहा, सरदार तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं गांव जाकर किसी जर्राह को बुला लाता हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है रहमत, सफर जारी रखो। जिस वक्त वो चंदा को लेकर उसके ससुराल पहुंचे तो उसका ससुर और सास अपनी बहू को देखकर खुशी से निहाल हो गए, लेकिन जब उन्होंने सुल्ताना को शदीद जख्मी हालत में खून में लथपथ देखा तो वो परेशान हो गए। मैं गांव के हकीम जी को बुलाता हूँ। सुल्ताना डाकू ने उसका हाथ थाम लिया। अब वक्त नहीं रहा बाबा। फिर उसने चंदा को पास बिठाकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं देर से पहुंचा। उसने चंदा के सर पर शफकत से हाथ फेरा और फिर उसका हाथ अपने आप गिर पड़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। सुल्ताना डाकू मर गया था। रहमत ने उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। चंदा अपने मुंह बोले बाप की लाश से रोती हुई लिपट गई। रहमत ने उसे हौसला दिया और उसी शाम सुल्ताना डाकू की लाश को लेकर अपने साथियों की कमीनगाह की सिमत रवाना हो गया। इसके बाद सुल्ताना डाकू का दौर खत्म हो गया। उसकी मौत पर अमीरों ने जितनी खुशी मनाई उससे ज्यादा गरीबों ने उसका शोक मनाया। आखिर वो गरीबों का हमदर्द था और एक गरीब की बेटी की इज्जत बचाते हुए ही उसने अपनी जान कुर्बान कर दी थी।